तरनजोत सिंह तू भी आ गई? चलो बेटे अब बातें नहीं। Recording in progress. देखो इधर, लास्ट क्लास में हमने कहां तक डिस्कस किया था? वी हैव सीन दैट, बेटे अब बातें नहीं, प्लीज ध्यान से समझो इसको। प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव का मतलब ऐसी, बहुत ध्यान से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, +1 के सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग को थोरो क्लियर होने चाहिए। प्रोग्रेसिव वेव मतलब ऐसी वेव जो कॉन्टिन्यूसली, जिसमें एनर्जी और मोमेंटम आगे प्रोपगेट कर रहा है, ठीक है? चाहे वो रस्सी में प्रोपगेट करने वाली वेव हो, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, एनर्जी और मोमेंटम कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ता जा रहा है। प्रोग्रेसिव वेव के केस में तुम्हें हमेशा, ये मैंने लिखा y एज अ फंक्शन ऑफ x, सॉरी y एज अ फंक्शन ऑफ t, x इक्वल टू 0, देन y एज अ फंक्शन ऑफ t माइनस x बाय v फॉर जनरल पार्टिकल x। ये है प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन, ठीक है? इसका क्या मतलब है आकृति बेटे? ये मुझे बता रहा है पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम t पर उसकी मीन पोजीशन से, क्या? अरे बेटा रिपीट तो कर दे जो मैंने बोला। अरे पहले का, ये मुझे पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पर बता रहा है उसकी मीन पोजीशन से, और ये जनरल पार्टिकल का जनरल टाइम पर उसकी मीन पोजीशन से। आपको t को किससे रिप्लेस करना है? t माइनस एक्स बाय वी, और वेव अगर निगेटिव साइड जा रही है तो t प्लस एक्स बाय वी, ठीक है? तो ये इक्वेशन है, जैसे मैंने लिखा y इज a साइन ओमेगा t, ये पहले पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी, तो जनरल पार्टिकल के लिए हो गई a साइन ओमेगा, t की जगह t माइनस एक्स बाय वी, ये हो गई, ठीक है? मैंने कहा पहले पार्टिकल के लिए इक्वेशन है y इज इक्वल टू लेट्स से 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये पहले पार्टिकल के लिए इक्वेशन। तो जनरल पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगी? 1 अपॉन टी की जगह t माइनस एक्स बाय वी होल स्क्वायर। इस तरह से वेव इक्वेशन बना देंगे। तो अगर प्रोग्रेसिव वेव है तुम्हारे सामने, तो ये टर्म तुम्हें वहां दिखेगा t माइनस एक्स बाय वी, या फिर इसको थोड़ा मैं और सॉल्व कर दूं तो a साइन ओमेगा को मैं अंदर ले जाऊंगा, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाय वी टाइम्स एक्स, और ये जो ओमेगा बाय वी है, दिस ओमेगा बाय वी इज कॉल्ड के एंगुलर वेव नंबर, या ऐसे याद करो कि वेव की वेलोसिटी कैन बी गिवन एज ओमेगा बाय के, ये वेव की वेलोसिटी है। इसको याद करो, रिजल्ट को, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये n लैम्डा के बराबर भी आएगा, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू कितनी? 2 पाई n, ठीक है जतिन, दिख रहा है बेटे ठीक से वहां से? और k की वैल्यू कितनी? 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। सो प्लीज आप ये याद करो, वेव की वेलोसिटी रस्सी में हम लिख सकते हैं अंडर रूट टी बाय म्यू, वेव की वेलोसिटी लॉन्गिट्यूडनल वेव की अंडर रूट गामा पी बाय रो, बताया था ना, वैसे ड्राइव कराऊंगा मैं उसको। वेव की वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी रिटन एज एन लैम्डा, वेव की वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी रिटन एज ओमेगा बाय के। तो यहां से अंदर गया तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो कभी भी अगर तुम्हारे सामने प्रोग्रेसिव वेव है तो ऐसा एक्सप्रेशन तुम्हें वहां दिखेगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स, या के एक्स माइनस ओमेगा टी, या के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, कुछ भी, मतलब ये t माइनस एक्स बाई वी वाला टर्म जरूर आएगा इफ इट इज प्रोग्रेसिव वेव एंड इट इज प्रोग्रेसिंग मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस तो ओमेगा टी प्लस के एक्स आएगा, ठीक है? नोट किया हुआ है हमने ये सारा। अब इसी चीज को एक डिफरेंट वे में और देखो,
मान लो अब मेरे पास y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है t इक्वल टू 0, देन y एज अ फंक्शन ऑफ x माइनस vt, ये मुझे वेव इक्वेशन देगा। ठीक भव्या, इसका मतलब समझाओ बेटा, ये क्या है? ये फंक्शन, ये g की जगह कुछ भी आ जाएगा, साइन के x, y इक्वल टू 1/1, जी तो वो एक मैथमेटिकल सिंबल है ना लिखने का। ये इक्वेशन मुझे क्या बता रही है? t इक्वल टू 0 पर उस मीडियम के किसी भी पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, किसी भी पार्टिकल का, बट मुझे चाहिए किसी भी पार्टिकल का किसी भी टाइम पर। ठीक है, तो x को किससे रिप्लेस करूंगा मैं? x माइनस वीटी। गौर से समझना, ये हमारे पास एक रस्सी है ऐसे, ये रस्सी का पहला पार्टिकल है x इक्वल टू 0, ये जनरल पार्टिकल है x इक्वल टू x। जनरल पकड़ा मैंने रस्सी के पहले पार्टिकल को, वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट होना शुरू हो गए। किसी पर्टिकुलर टाइम पर y वर्सेस x, किसी पर्टिकुलर टाइम पर मुझे ये रस्सी की शेप ऐसे दिखाई दे रही है, ऐसे ये रस्सी की शेप दिखाई दे रही है। ये मैंने रस्सी की फोटो खींची है, लेट्स से किसी भी पर्टिकुलर टाइम नहीं, t इक्वल टू 0 पर। ठीक, ये रस्सी के पहले पार्टिकल को मैं पकड़ के a एम्पलीट्यूड, ये मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, वेव की फ्रीक्वेंसी डिसाइड कौन करता है? सोर्स। वेव का एम्पलीट्यूड डिसाइड कौन करता है? सोर्स। तो पहले पार्टिकल को मैंने पकड़ा और मैं उसको a एम्पलीट्यूड से ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करा रहा हूं। आप मान लो रिदम, तुमने घड़ी चलाई t इक्वल टू 0 और उसी टाइम तुमने रस्सी की फोटो खींची, फोटो ऐसी दिखाई दी। तो ये फोटो मुझे क्या दिखा रही है? रस्सी के अलग अलग पार्टिकल्स का t इक्वल टू 0 पर उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना? ठीक है, तो ये मुझे रस्सी के अलग अलग पार्टिकल्स, जनरल पार्टिकल इस वक्त ये रहा, मीन पोजीशन से, अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर है? y ऊपर है। ठीक, तो मैंने इक्वेशन लिख दी y इक्वल टू a साइन के एक्स, ये इक्वेशन लिख दी। k की वैल्यू 2π/λ, साइन कर्व लगी रहा है ये साफ एकदम, है ना? मान लो जब रिदम ने घड़ी चलाई होती, ये नीचे होता, वो ऊपर होता, मैं माइनस a साइन के एक्स लिख देता। मान लो जब उसने घड़ी चलाई होती, ये ऊपर होता, तो ये कॉस पैटर्न बनता, तो मैं a कॉस के एक्स लिखता। ये तो डिपेंड करेगा भाई बंदे ने, ऑब्जर्वर ने घड़ी कब चलाई। समझ गए बात को? तो ये मुझे क्या बता रहा है? रस्सी के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट किस वक्त? t इक्वल टू 0, बट अपने को चाहिए किस वक्त है? t। अब मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन है कि ये जनरल पार्टिकल अपने से vt डिस्टेंस पीछे वाले पार्टिकल के मोशन को कॉपी करेगा t टाइम के बाद। क्या जशन? ठीक है, अगर ये पार्टिकल है x पे, अगर मैं एक और पार्टिकल लू यहां पर, ये पार्टिकल की यहां से दूरी है vt पीछे है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट है x माइनस vt, ये इसका x कोऑर्डिनेट है। तो मुझे पता है ये, क्योंकि वेव जा रही है राइट को, तो आई नो दैट कि ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल के मोशन की नकल करेगा t टाइम के बाद, क्योंकि t टाइम में डिस्टरबेंस कितना आगे चला जाएगा? vt। तो जो हाल इस पार्टिकल का अभी है, वही हाल इस पार्टिकल का t टाइम के बाद होगा। तुम्हें ये इक्वेशन है तुम्हारे पास, दिस इज y इक्वल टू a साइन k टाइम्स पोजीशन, मैं x की जगह 2 मिनट के लिए चेंज करके ऐसे पोजीशन लिख दे रहा हूं। ठीक, ये मुझे क्या बता रहा है सिद्धार्थ? ये इक्वेशन क्या बता रही है? t इक्वल टू 0 पर किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, बस तुम्हें उस पार्टिकल की पोजीशन डालनी है। मैंने कहा x वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 पर बताओ, तो यहां पे x लिख दोगे। मैंने कहा x माइनस वीटी वाले का डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 पर बताओ, तो तुम यहां पे क्या डालोगे? x माइनस वीटी। समझ में आ रही है बात? x माइनस वीटी डालोगे और फिर तुम लॉजिक दोगे। तो यहां पे तुम क्या लिख दोगे इस जगह पे? मान लो मैंने कहा जरा यार मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट तो बताना t इक्वल टू 0 पर, तो तुम क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? a साइन k टाइम्स
x माइनस वीटी पुट कर दोगे, ये क्या देगा, x माइनस वीटी का डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 पर। हजम नहीं हो रही बात ना? अब कह रहे हो t आ रहा है फिर t इक्वल टू 0 क्यों बोल रहे हो सर आप? इस वक्त आप vt को एक डिस्टेंस लेके चलो, मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके भी समझाता हूं दोबारा। ये तुम्हें क्या बता रहा है, जनरल पार्टिकल x का डिस्प्लेसमेंट टाइम t इक्वल टू 0 पर। मैंने x की जगह पोजीशन, तुम मुझे कहोगे 10 मीटर वाले पार्टिकल का जरा डिस्प्लेसमेंट बताइए अभी t इक्वल टू 0 पर। यहां पे मैं 10 मीटर लिख दूंगा, है ना, k को लिखूंगा 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में, आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है बात? मैंने कहा जरा 12 मीटर वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना तो t इक्वल टू 0 पर, तुम यहां पे पोजीशन को 12 मीटर रख दोगे। मैं कहूंगा जरा मुझे 10 माइनस वीटी, मान लो एक पार्टिकल मैंने लिया 10 मीटर पे, एक लिया 10 माइनस वीटी पर, ठीक, वीटी डिस्टेंस है यहां पे, फाइन। मैंने कहा जरा मुझे 10 मीटर वाले का डिस्प्लेसमेंट बताना तो t इक्वल टू 0 पर, आप कहोगे यहां पे पोजीशन में 10 मीटर रख दो। मैं कहूंगा जरा मुझे 10 मीटर से वीटी डिस्टेंस पीछे वाले पार्टिकल का जरा t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट बताना, आप यहां पे 10 माइनस वीटी रख दोगे। फिर मैं लॉजिक दूंगा 10 माइनस वीटी वाले का डिस्प्लेसमेंट जो अभी है 10 मीटर वाले का डिस्प्लेसमेंट वही टाइम t पर होगा। इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट, तुम्हें इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम t पर चाहिए, तुम इसका डिस्प्लेसमेंट अभी देख लो, क्योंकि जो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अभी है इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम t पर वही होगा। मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट कब देखना था, t पर, तो मैं इसका डिस्प्लेसमेंट कब देखूंगा, t इक्वल टू 0 पर, और इसका डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 पर देखने के लिए यहां पोजीशन क्या रखूंगा, x माइनस वीटी, दैट्स ऑल। ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तुम्हें जनरल पार्टिकल x का डिस्प्लेसमेंट चाहिए t पर, तो तुम vt डिस्टेंस पीछे वाले का डिस्प्लेसमेंट देखो अभी, क्योंकि जो इसका डिस्प्लेसमेंट अभी है t टाइम के बाद वही डिस्प्लेसमेंट x का होगा, क्योंकि t टाइम में डिस्टर्बेंस वहां पहुंच जाएगा। कॉपी करते हैं ना सब एक दूसरे को, ये सारे पार्टिकल्स का मोशन तो एक जैसा ही है, बस फॉलो कर रहे हैं। बेटे ऐड कर दो तन्वी को, आरजू, अगस्त्या, कोई भी एक जना ऐड कर दो। तो मुझे जनरल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चाहिए है, ये मैं बता रहा हूं प्लस 2 तक धुआं बन के उड़ जाता है, तो मैं t माइनस एक्स बाई वी याद रहता है तो ये x माइनस वी टी भूल जाते हो, ये समझ में आता है, फिर कंफ्यूज ये क्या है यार, इरिटेशन होता है। शांत दिमाग के साथ इसे अपने आप इमेजिनेशन में चलाना है, ठीक है, आपने सोचना है, आपको ये रस्सी के पार्टिकल, ये पूरी रस्सी वाइब्रेट होते हुए विजुअलाइज होनी चाहिए, तभी आपको ठीक से समझ में आएगी बात। सारे पार्टिकल्स एक जैसे ही एसएचएम कर रहे हैं, बस टाइमिंग अलग अलग है, सबका मोशन एक जैसा है। तुम्हें किसी भी जनरल पार्टिकल का मोशन अभी चाहिए तो वीटी डिस्टेंस वाले पीछे वाले पार्टिकल का टी इक्वल टू 0 पर देख लो। समझ आ रही है बात की नहीं? ठीक है, बस तो मेरे को इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए था टाइम टी पर, मैंने इसका देख लिया टी इक्वल टू 0 पर, और किसी भी पार्टिकल का टी इक्वल टू 0 पर तो यहां उसकी पोजीशन रखनी पड़ती है, दैट्स ऑल। तो अब हमने क्या सीखा, ये अगर मुझे t इक्वल टू 0 पर किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता है, t पर चाहिए x की जगह x माइनस वी टी, वहां पे t की जगह t माइनस एक्स बाय वी, यहां पे x की जगह x माइनस वी टी, और अगर वेव नेगेटिव साइड जा रही है तो x प्लस वी टी। नोट करो इसको, ये लिखो पहले। सब मगर क्लियर है बेटे, कोई डाउट है बता दे, दिमाग चलाना अच्छे से, इसको सोचना, ठीक है। हाँ जी मैम, मैंने कहा तो था ऐड कर दे, कर दिया शायद। वीडियो कैमरा सबका ऑन रहना चाहिए बेटे, शिफा, श्वेया, तन्वी, शिफा, नक्श, मुस्कान, वीडियो कैमरा किसी का भी ऑफ नहीं होना चाहिए। अनंतवीर सिंह, हाँ धर। सर आपने कहा था एसएचएम जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ये क्या बोल रहे हो, एसएचएम नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, आप कह सकते हो एसएचएम वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला मोशन है। तो वेव भी वेरिएबल एक्सेलरेशन का मोशन है? अरे वेव में तो हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना बेटा, तो जो भी एसएचएम की प्रॉपर्टी है वो इसमें लगा दे तू किसी भी गिवन पार्टिकल के लिए। तन्वी, शिफा, वीडियो कैमरा ऑन बेटे, कुणाल, ठीक है।
तो अगर मुझे रख ले बेटे, कोई नहीं, अगर मुझे ये मैं तो जगा रहा था तो सो रही थी, तो ठीक है, ये समझ आया पक्का। एक तरफ हमने पिछली क्लास में, मैं दोबारा लिख रहा हूं, y एज अ फंक्शन ऑफ t, देन y एज अ फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी किया। ये था पहले पार्टिकल के लिए, ये था जनरल। समझ आ रही बात। वेव मोशन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट। काव्या, कौन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? एक्स और टी, पोजीशन एंड टाइम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब होता है? जिसको बताने के लिए तुम्हें किसी और वेरिएबल की जरूरत नहीं है ना। मैं कहूंगा मुझे x इक्वल टू 3 वाले का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अब भाई चाहिए x इक्वल टू 3 का, किस टाइम? t इक्वल टू 4 पर। तो तुम मुझे जब x बताओगे, जब मुझे t बताओगे, तो मैं y बता पाऊंगा। तो यहां पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पोजीशन और टाइम, फिर तुम y बताते हो। और अनुष्का बेटे y क्या है? व्हाट इज y? किसी भी जनरल पार्टिकल x का जनरल टाइम t पर उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। तो t की जगह t माइनस एक्स बाई वी, एक्स की जगह x माइनस वी टी। ठीक है, इस डायग्राम के बारे में लिख लो, राइट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी जनरल पार्टिकल x लिखो, और प्लीज मेरी बात ये समझो, बार बार रिवीजन जरूरी है, नहीं तो भूल जाते हैं सब बातें। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी जनरल पार्टिकल x at any time t will be same as displacement of x minus vt at t equal to 0. x minus vt at t equal to 0. पार्टिकल अप एंड डाउन बेटे एसएचएम कर रहा है, ए एम्पलीट्यूड के साथ, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स। ठीक है, तो जनरल पार्टिकल का x का डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 पे वही होगा जो उससे vt डिस्टेंस पीछे वाले का t इक्वल टू 0 पर है। देख, न्यूमेरिक वैल्यू देके करते हैं, y इक्वल टू 4 साइन 3x, ये मैंने लिखा t इक्वल टू 0 पर किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड कितना है? 4। वेवलेंथ मैंने पूछा कितनी है, तो आप कहोगे भाई सर k की वैल्यू है 2 पाई बाय लैम्डा, कितना दिया हुआ है? 3, तो लैम्डा आ गया 2 पाई बाय 3 मीटर, है ना। तो एक रस्सी है, ये चाहे ट्रांसवर्स वेव हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, लॉन्गिट्यूडनल थोड़ा इमेजिनेशन आपका और स्ट्रांग चाहिए, तो अभी मैं रस्सी वाला केस ही ले रहा हूं। तो इमेजिन मेरे हाथ में रस्सी का एक पार्टिकल है, मैं पहले पार्टिकल को 4 के एम्पलीट्यूड से एसएचएम करा रहा हूं। इस इक्वेशन को देखकर अभी तुम फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हो। तरनप्रीत बता सकते हैं क्या? कुछ नहीं, आप सिर्फ एम्पलीट्यूड बता पा रहे हो कि एम्पलीट्यूड 4 मीटर है, और वेवलेंथ बता पा रहे हो, स्पीड बताओ। ठीक, रस्सी में प्रोपगेट हो रही है, तो वेव की स्पीड क्या होगी? अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। मान लो इसकी वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई वेव स्पीड। मान लो मेरे को रस्सी का टेंशन दिया था, रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ दिया था, मैंने स्पीड कैलकुलेट कर ली। मतलब ये वेव किस स्पीड से आगे बढ़ रही है? 5 मीटर। मतलब अगर आपको कोई पीक क्रेस्ट अभी यहां दिख रहा है, तो 1 सेकंड बाद वो 5 मीटर आगे दिखेगा क्रेस्ट। ये वेव तुम्हें आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, बट आगे क्या बढ़ रहा है? डिस्टर्बेंस खाली, पार्टिकल अपनी जगह पे एसएचएम कर रहे हैं। तुम्हें डिस्टर्बेंस 5 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। फाइन, जैसे लास्ट क्लास में सिखाया था ना, ऐसे मान लो ये रस्सी की शेप है किसी भी गिवन टाइम पर, तो थोड़ी देर के बाद इस रस्सी की शेप ऐसे दिखाई देगी आपको, ऐसे। आपको ऐसा फील आएगा कि ये पॉइंट यहां चला गया, बट ऐसा नहीं है, ये नीचे उतर आया है और ये वाला पॉइंट ऊपर चला गया है, बट तुम्हें लगेगा जैसे कोई चीज आगे बढ़ गई है। आप यूट्यूब पे देखना, वेव मोशन एनिमेशन, बड़े सारे वीडियो दिखेंगे, बट प्रॉब्लम वही है, वो देखोगे थोड़ी देर बाद फिर कुछ और, है ना। तो वो आप देखना, वेव मोशन, वेव प्रोपगेशन, प्रोग्रेसिव वेव का एनिमेशन दिखाई देगा, बहुत सारे आएंगे। फाइन,
तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज आगे जा रही है, बट आगे कुछ नहीं जा रहा एक्सेप्ट फॉर मोमेंटम, एनर्जी या डिस्टर्बेंस कह लो। फाइन, तो ये इक्वेशन है हमारे पास। अच्छा, मुझे जनरल पार्टिकल x का डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 पर पता था, ठीक। तो मैंने ये ग्राफ बनाया, इस तरह से ये ग्राफ बना दिया, ऐसे ये बनाया मैंने t इक्वल टू 0 पर, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर मैंने फोटो खींची रस्सी की। जब तुम मतलब टाइम फिक्स कर देते हो तो इट इज सेम एज की रस्सी की तुम फोटो खींच रहे हो। समझ आ रही बात? अब लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे पार्टिकल x का डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 पर, तो तुम बता रहे हो मुझे पार्टिकल x का डिस्प्लेसमेंट चाहिए है, या पार्टिकल x भी चलो मैं न्यूमेरिक वैल्यू को डाल देता हूं कि लेट्स से, या चलो x ही रहने देता हूं। पार्टिकल x का डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे 2 सेकेंड पर। समझ रहे हो? मुझे पार्टिकल, किसी भी जनरल पार्टिकल x का t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट पता है, ये रहा 4 sin 3x, बट मुझे चाहिए क्या, जनरल पार्टिकल x का डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं, 2 सेकेंड बाद। अब मैं दिमाग लगाऊंगा, 2 सेकेंड में ये वेव कितना चली जाएगी, 10 मीटर। तो मैं कहूंगा जनरल पार्टिकल x का डिस्प्लेसमेंट तुम्हें 2 सेकेंड पे चाहिए, बट 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट बताने वाली इक्वेशन मेरे पास है नहीं, मेरे पास 0 पर डिस्प्लेसमेंट बताने वाली इक्वेशन है। अब लावण्या क्या करूंगा मैं? हाँ बोल बेटे लावण्या, आप आए नहीं उस दिन क्लास में? हाँ, डाउट क्लास क्यों नहीं आए सैटरडे बेटे? तो ऑनलाइन आ जाते बच्चे। चलो बताओ बताओ, क्या सवाल है मेरा? जनरल पार्टिकल x का डिस्प्लेसमेंट मुझे t इक्वल टू 0 पर पता है, बट मुझे जनरल पार्टिकल का x का डिस्प्लेसमेंट कब चाहिए, 2 सेकेंड पर। क्या करूं? उससे पहले वाला कौन? बड़े सारे हैं, बहुत सारे हैं। 2 सेकेंड में वेव कितना आगे ट्रेवल कर जाएगी, 10 मीटर। ये 10 मीटर आगे चली गई, मतलब इस वाले पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट अभी है, 2 सेकेंड बाद 10 मीटर दूर वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वही होगा। तो तुम्हें अगर x वाले का डिस्प्लेसमेंट चाहिए 2 सेकेंड पर, तो x से 10 मीटर पीछे वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अभी देख लो, t इक्वल टू 0 पर। x माइनस 10, और ये 10 vt का काम कर रहा है, ये 10 क्या काम कर रहा है, v इंटू टी का काम कर रहा है, वही इसीलिए मैंने वहां vt डाला था। तो तुम्हें अगर x वाले का डिस्प्लेसमेंट चाहिए है 2 सेकेंड पर, x माइनस 10 वाले का डिस्प्लेसमेंट देख लो t इक्वल टू 0 पर। और t इक्वल टू 0 पर तो किसी का भी डिस्प्लेसमेंट बताना मुझे आता है। यहां पे मैं x को क्या रखूंगा, x माइनस 10, वो मुझे x माइनस 10 का डिस्प्लेसमेंट कब देगा, अभी। और मैं कहूंगा यार यही डिस्प्लेसमेंट तो x वाले का 2 सेकेंड बाद होगा, यही काम मैंने वहां किया है। वहां पे मैंने 10 की जगह vt लिया था। तो मैं किसी भी जनरल पार्टिकल x का डिस्प्लेसमेंट चाहिए t पर, x माइनस vt का देखो 0 पर। समझ आई अभी थोड़ी सी और बात? पक्का नोट कर लो इसको भी। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 4 साइन 3 टाइम्स x माइनस 10, दैट्स ऑल। अब समग्र क्लियर है बेटे? थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो रहा है? ठीक है, भूलना मत बच्चे बस, ठीक है। बार बार रिवाइज करना है। अभी ये सिलेबस खत्म होते ही हम रिवीजन शुरू कर देंगे, फिर थोड़ा तो आप लोग ना चलते रहें, ये ना कि अब सर घर पे बैठ के पढ़ लेंगे, घर पे बैठ के कुछ नहीं पढ़ते। यहाँ हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक थ्योरी आप अपने आप रिवाइज करो घर पे, ठीक है। ठीक है अपनी बेटे, रिवाइज पूरा, पुराने पीछे चैप्टर सारा कुछ रिवाइज करो अच्छे से। ये अच्छा टॉपिक है, समझने वाला। बच्चों को ये लो स्कोरिंग सा लगता है, आप लोग इसको पूरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनाओ अपना, ताकि एकदम क्लैरिटी रहे कॉन्सेप्ट्स की। तो t की जगह t माइनस एक्स बाई वी, एक्स की जगह x माइनस वी टी। ठीक है पारस? उसका आंसर यार मैं चेंज नहीं कर रहा, वो 6 मीटर ही रहेगा, 6। क्योंकि बेटे जब कुछ नहीं मेंशन होता ना, तो बाय डिफॉल्ट वी हैव टू एज्यूम ये एसआई सिस्टम है। वहां लिखा, मैं भी नीचे बैठे देख रहा था, वो लिखा था 0.04 मीटर, जो भी वो मीटर नहीं लिखा, तो मतलब वी हैव टू बाय डिफॉल्ट एज्यूम मीटर है। ठीक रहेगी?
याद रखना। चलो नाउ अब अगर ये y वर्सेस x ग्राफ मैंने बनाया, लेट्स से ऐसा ग्राफ कुछ बना दिया y वर्सेस x, जाहिर सी बात है अगर मैं y वर्सेस t ग्राफ बनाऊंगा तो वो किसी गिवन पार्टिकल के लिए होगा, y वर्सेस x ग्राफ बनाऊंगा तो वो किसी गिवन टाइम के लिए। क्या लक्ष्य बेटे मैंने बोला, क्या बोला मैंने? बस यही प्रॉब्लम है, यहां नहीं सुन रहे, ऑनलाइन में कहां ध्यान देते होगे। मान लो कभी लेक्चर दिया तो क्या बोला मैंने? गलत बात है ना कबीर, खड़े हो जाओ दोनों लोग पीछे, बहुत गलत बात है। काम तो मेरी बात तो नहीं सुनी, तो दैट इज फिर मेरी बात ना सुन के तुमने कुछ और भी किया, एक ही बात है, वो चाहे बात करी चाहे खोए रहे कहीं, गलत बात है बेटे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। पारस क्या बोला मैंने? टाइम फिक्स होगा, किसी गिवन टाइम के लिए बनाओगे, और y वर्सेस t बनाओगे तो किसी गिवन पार्टिकल के लिए। इसको दिमाग में उतारो भाई साहब, रस्सी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अगर तुम y वर्सेस x बना रहे हो तो मतलब तुमने रस्सी की फोटो खींच ली है, ये रस्सी की फोटो है, और y वर्सेस t बना रहे हो ग्राफ तो वो किसी गिवन, वो फोटो नहीं है रस्सी की, क्योंकि वो y वर्सेस t एक पार्टिकल था, वो ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, तुम उसका अलग अलग टाइम पर डिस्प्लेसमेंट बता रहे थे। ये सबको रीड करना सीखो, लॉजिकली पढ़ना सीखो, ठीक है? कौन सा ग्राफ है ये सिद्धार्थ, गीतांश? वो तो मुझे भी पता है, y वर्सेस x एट अ गिवन टाइम, पूरी बात बोलो। तो दिस इज एट अ गिवन टाइम, y वर्सेस x ग्राफ है, वेव जा रही है राइट साइड, ठीक? अच्छा रिदम, ये वाला पार्टिकल ट्रांसवर्स वेव थी, ये वाला पार्टिकल इस वक्त अपवर्ड जा रहा होगा या डाउनवर्ड? अपवर्ड जा रहा होगा इस वक्त ये पार्टिकल अनुष्का बेटे, या डाउनवर्ड? कैसे डिसाइड करेंगे? अच्छा कहां जा रहा होगा ये लावण्या? वेव जा रही है राइट, हर पार्टिकल अपने से पीछे वाले की नकल मार रहा होगा, हर पार्टिकल अपने से पीछे वाले के मोशन को कॉपी करेगा। वेव इधर से आ रही है तो हर पार्टिकल अपने से पीछे वाले को कॉपी करेगा। इससे पीछे वाला पार्टिकल इस वक्त कहां है? नीचे, तो ये पार्टिकल इस वक्त नीचे आ रहा है। ये पार्टिकल मैं आपसे पूछूंगा, इससे पीछे वाला पार्टिकल ऊपर है, तो ये पार्टिकल इस वक्त ऊपर। इसके बारे में पूछूंगा, इसकी वेलोसिटी, इससे पीछे वाला पार्टिकल ऊपर है, ये ऊपर जा रहा होगा। तो अगर तुम्हें y वर्सेस x ग्राफ दिया जाए और पूछा जाए कि ये पार्टिकल की ट्रांसवर्स वेव है, पार्टिकल तो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, वेव आगे जा रही है, थोड़ी देर के बाद रस्सी का शेप ऐसा हो जाएगा आगे की ओर, और खुद ऐसे भी देख सकते हो तुम, थोड़ी देर के बाद रस्सी का शेप ऐसा हो जाएगा, इससे भी चेक कर सकते थे तुम। ऐसा अगर हो गया तो जाहिर सी बात है ये पार्टिकल अभी यहां है तो थोड़ी देर के बाद यहां पहुंचेगा ना, तो मतलब ऊपर जा रहा था ये। समझ आई बात? तो अगर तुम्हें y वर्सेस x ग्राफ गिवन है एंड यू वांट टू चेक कि कौन से पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, दिस इज द मेथड। उससे पीछे वाले पार्टिकल को देखो वो कहां है, वो ऊपर है तो ये भी ऊपर जा रहा है, या फिर आप ये डॉटेड कर्व बना लो थोड़ी देर बाद वाला, उससे पता लगा लो, ठीक है? सो राइट, फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी गिवन पार्टिकल फ्रॉम y वर्सेस x कर्व, फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, अंशिका वीडियो ऑन बेटे, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तन्वी स्वेया, ऑफ एनी गिवन पार्टिकल फ्रॉम y वर्सेस x कर्व, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी गिवन पार्टिकल फ्रॉम y वर्सेस x कर्व, ठीक है? बनाओ डायग्राम और नोट कर लो। समझ क्लियर है? अभी आते हैं, आता हूं मैं उस पर भी।
पहले ये डायग्राम बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ अपने, शाबाश, हाईलाइट करो सब नोट्स, बहुत अति उत्तम बनाओ, ताकि रिवाइज करते ही तुरंत जो क्लास में एक्सपीरियंस लिया था सीखने का वही क्लास नोट्स पढ़ने से आए। जिस बच्चे के साथ ऐसा होगा वो ऑलरेडी एडवांटेज लेके चलेगा, इसलिए नोट्स बहुत अच्छे बनाओ। अगले साल एग्जाम आने से पहले आपने इन चीजों को 8-10 बारी रिवाइज बार बार करना होगा, तब दिमाग तेज चलेगा। ठीक है, लिख भी लेना। टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, to find direction of motion of A, to find direction of motion of A, look at the particle just behind it, that is B. To find direction of motion of particle A, look at the particle just behind it, that is B. ठीक है लक्ष्य बेटे, बी किधर था, ऊपर, इसलिए ए बी किधर जा रहा होगा, ऊपर, है ना। और अगर मैं कबीर, ये ऐसे वेव है, ये है वाई वर्सेस एक्स ग्राफ, वेव अब इधर जा रही है, अब बोलो ये वाले पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, वेव किधर जा रही है, लेफ्ट, तो अब हर पार्टिकल अपने से राइट वाले के मोशन को कॉपी कर रहा होगा। इसके राइट वाला पार्टिकल किधर है, नीचे, तो ये नीचे आ रहा होगा। या ऐसा एक काम करो, थोड़ी देर के बाद वेव का पैटर्न बनाओ, अब वेव इधर को जा रही है, तो थोड़ी देर के बाद वेव का पैटर्न ऐसा होगा, ऐसा, लाइक दिस, तो ये पार्टिकल अभी नीचे उतर आया है। समझ गए, वो डायग्राम भी बनाओ। क्लियर बेटे, नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ, ये अपने आप लिख लेना, क्योंकि वेव लेफ्ट को जा रही है, तो एवरी पार्टिकल इज फॉलोइंग द मोशन ऑफ पार्टिकल राइट ऑफ इट। ठीक है, लिखना और लिख लेना, एज वेव इज प्रोपगेटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट, so every particle is following the motion of particle just right of it. ठीक है, रिदम बेटे, ये पार्टिकल ये किधर जा रहा है, अप या डाउन, रेस्ट पे, ये इसकी वेलोसिटी 0 है। हाँ, अब डाउन आएगा, बट वैसे रेस्ट पर है, क्योंकि ये तो एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो रेस्ट पर होगा। ओके, तो दिस पार्टिकल इज एट रेस्ट। अच्छा, ये मैंने बनाया y वर्सेस t ग्राफ, लेट्स से फॉर x इक्वल टू 0। ठीक, अब मुझे कौन बताएगा, प्रतुल बताएगा। प्रतुल बेटे, ये पार्टिकल, अच्छा वेव राइट को जा रही थी, ये पार्टिकल किधर जा रहा है, बोलो बोलो, आराम से सोचो। कबीर बता बेटे, कबीर नाम रखा है, तू ऋतिक रोशन थोड़ा ना। हाँ बता, वेव राइट साइड जा रही है, तो ये पार्टिकल बता किधर जा रहा है, काव्या, वाह, ये ग्राफ कौन सा है, y वर्सेस t। वो जो मेथड सिखाया वो किस पे सिखाया, देख कितना खुश हो गया। हाँ तू बता बेटा, बड़ा बड़ा खुश हो गया, जैसे पकड़ दी वो बात। हाँ बोल, तो हाँ, तो हाँ वो ठीक है, आगे बता, फिर ये जा किधर रहा है। और तू चिंता ना कर, तू अकेला पकड़ा गया है, खुश तब हुए थे, अब तू अकेला, तू ज्यादा खुश हुआ था तो इसलिए तू पकड़ा गया। बता बता किधर जा रहा है। अरे मेरे, तुम लोग ना, सच में बता रहा हूं, तुम लोग ना ग्राफ को रीड, अरे मेरे भाई, जब पहली बात तो मुझे ये बोलना ही लॉजिकल नहीं है ये वाला पार्टिकल वो वाला। अरे भैया, एक ही पार्टिकल का ये ग्राफ है, एक ही पार्टिकल को तुम अलग अलग, तो इस ग्राफ को समझो,
ये ग्राफ क्या है? पार्टिकल तुमने कर दिया फिक्स, अब मुझे पूरी रस्सी से कोई लेना देना नहीं है। ये था पार्टिकल, t=0 पे ये पार्टिकल कहां था? मेन पोजीशन पे। जैसे जैसे टाइम बढ़ना शुरू हुआ ये पार्टिकल ऊपर जाना शुरू हो गया ऐसे, फिर यहां के बाद ये पार्टिकल नीचे आना शुरू हो गया। वो तो भाई साहब ये पार्टिकल तो नीचे उतर रहा है। इस डायग्राम में मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि वेव राइट को जा रही है लेफ्ट को, जिधर मर्जी जाए ये पार्टिकल तो नीचे उतर रहा है भाई। टाइम बीतता जा रहा है ये पार्टिकल नीचे उतर रहा है मीन पोजीशन। यहां मत बोलना अरे सर देखो ये पार्टिकल नीचे उतर रहा है, ये पार्टिकल अलग है, यहां पे ये पार्टिकल अलग है। ग्राफ को ढंग से समझो कबीर, किधर जा रहा है ये पार्टिकल, और अगर वेव लेफ्ट को जा रही हुई तो भी नीचे, अब नहीं अटके। अरे ये y वर्सेस t, ये SHM वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना। SHM में तो एक ही पार्टिकल होता था, वो SHM कर रहा होता था, मैं वो टाइम देता तो आप बिल्कुल तुरंत आंसर देते। अभी वहां से टहला के लाया हूं तो दिमाग लगा रहे हो, सर वेव राइट जा रही है लेफ्ट जा रही है। ओ यार टाइम बीतता जा रहा है ये पार्टिकल नीचे उतर रहा है। सो ये यहां मत दिमाग लगा देना सर इसके पीछे वाला पार्टिकल देख लेते हैं। सो प्लीज ध्यान से, y वर्सेस t ग्राफ है या y वर्सेस x ग्राफ है, अलर्ट रहो। दिमाग पहली बार सुन रहे हो आराम से, दूसरी बार मैं तुरंत बताऊंगा, मैं बोल के निकल जाऊंगा आगे अगले। y वर्सेस t ग्राफ इज फॉर अ गिवन पार्टिकल, y वर्सेस x ग्राफ इज एट अ गिवन टाइम। आगे तुम्हें दिमाग चलाना है, समझ रहे हो बात को? तो ये हो तो प्लीज, ओके विनायक, गलत नहीं किया तुमने कम से कम, बट प्लीज ध्यान से सुनो, ओके? तो y वर्सेस, वो तो मेरा तो काम है तुम लोग को कंफ्यूज करना और उसके बाद ठीक करवाना कॉन्सेप्ट बेटे। क्लियर? फंडामेंटल्स शुड बी वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी स्ट्रांग, भूलते हो तुम लोग। ओके, नाउ राइट derivation of wave speed, derivation of wave speed in a stretched string, derivation of wave speed in a stretched string। ठीक है, एक रस्सी के अंदर वेव की स्पीड आती है अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। लास्ट क्लास में मैंने सिखाया साउंड वेव हो रस्सी की वेव हो, फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है? सोर्स। वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चीज हरनूर चेंज नहीं होती? फ्रीक्वेंसी। वेव की स्पीड भी बदल जाती है, वेवलेंथ भी बदल जाती है। वेव की स्पीड किन बातों पे डिपेंड करती है? मीडियम की इलास्टिक और इनर्शिया प्रॉपर्टीज पर। इलास्टिक, ये रस्सी में टेंशन, इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल पे जो फोर्सेस का इंटरेक्शन है उस बात पे, और दूसरा इनर्शिया, मास पर यूनिट लेंथ पर। ठीक है, सो राइट दिस पॉइंट, स्पीड ऑफ अ वेव इन एनी मीडियम। ये खाली उनकी बात हो रही है, रस्सी वाली वेव और साउंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तो मीडियम की जरूरत ही नहीं है। स्पीड ऑफ अ वेव in any medium depends on its elastic and inertia properties. Speed of a wave in any medium depends on its elastic and inertia properties. बेटा देखो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं वीडियो कैमरा ऑन रहे, तुम लोग मान नहीं रहे हो, मैं अब फिर 5 मिनट के बाद चेक करूंगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। अंशिका एंड वंशिका दोनों बहनें वीडियो कैमरा ऑन। अंशिका वंशिका, अभी मुझे किसी का भी ऑफ नहीं दिखना चाहिए, ठीक? तो अंडर रूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड किस पे डिपेंड करती होगी? मीडियम की किन प्रॉपर्टीज पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ जानकारी है वैसे हम अगले साल पढ़ेंगे। जैसे साउंड वेव और रस्सी वाली वेव की स्पीड डिपेंड करेगी मीडियम की इलास्टिक और इनर्शिया प्रॉपर्टी। इलास्टिक मतलब तुमने एक को डिस्टर्ब किया तो एक दूसरे पे फोर्स देगा ना, उसको भी चलाएगा, तो वो इलास्टिक प्रॉपर्टी डिसाइड करेगी। इनर्शिया, पीछे हल्का बंदा था, आगे बहुत भारी था, अब हल्के बंदे ने तो तुरंत धक्का दिया, अब वो भारी इतना ज्यादा था तो धीरे डिस्प्लेस होगा, तो इसलिए इनर्शिया। वंश को क्यों देख रहे हो तुम गविष्ठ? गलत बात है। सो इनर्शिया, हाँ तुम्हें देख रहा था वो कि इनर्शिया, मैंने जैसे ही बोला भारी बंदा, तुम्हें देख रहा है, तुम बड़े स्लिम ट्रिम हो गए। सो इनर्शिया प्रॉपर्टी,
ठीक है, रिदम को भी देख सकते थे। सो इलास्टिक प्रॉपर्टी और इनर्शिया। तो सिद्धार्थ कुछ आइडिया दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, फिर तो भाई वैक्यूम है, मीडियम में आई तो मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर, किसी भी वेव की, लाइट वेव जब पानी के अंदर जाती है स्पीड कितनी हो जाती है पता है? पता होगा, 10th में पढ़ते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 into 10 raised power 8 अपॉन 4/3। लाइट वेव जब ग्लास के अंदर जाती है 3 into 10 raised power 8 डिवाइडेड बाय 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th क्लास आएगा 12th में फिर से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अगले साल आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड डिपेंड करती है मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर। वो जो तुम लोग ने 10th में पढ़ा था ना कि ऐसे वेव आई, रिफ्रैक्शन वाला लॉ, स्नेल्स लॉ, पानी के अंदर गई तो बेंड हो गई, वो पानी के अंदर ना क्योंकि वेव की स्पीड बदल गई थी इसलिए बेंड हुई है। व्हाट इज द रीजन फॉर बेंडिंग? डिफरेंट स्पीड। And why speed is different? Because of the different electric and magnetic field behavior as compared to vacuum. उसको ब्रैकेट में कहीं लिख लो। स्पीड ऑफ, ये हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कौन सी होती है? जिनको मीडियम चाहिए, रस्सी वाली वेव और साउंड वेव, वो डिपेंड करती है मीडियम की इलास्टिक और इनर्शिया प्रॉपर्टी पर, वेव स्पीड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉन मैकेनिकल, दैट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। ब्रैकेट में कहीं लिख लो, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which is a non-mechanical wave, speed of electromagnetic wave which is a non-mechanical wave depends on electrical and magnetic properties of the medium। उसके फॉर्मूले भी हैं, वो अगले साल आएंगे। depends on electrical and magnetic properties of the medium। बोल बेटे प्रभ। वो वेव फ्रंट नाम की चीज पढ़ेंगे आगे, उससे मैं बताऊंगा। इट्स लाइक दिस, तू जीप चला रहा है, थार चला रहा है, ठीक है, दुबला पतला है, आराम से तू तू एसयूवी चला, तू तू ये चला रहा है, जीप चला रहा है, ठीक है, कंक्रीट रोड पे चला रहा है। अब तेरा अगर मान ले अगला एक टायर मिट्टी पे चला जाए, कंक्रीट से एक टायर मिट्टी में आ गया, एक टायर कंक्रीट रोड में, तू स्टीयरिंग मत मोड़, अपने आप मुड़ेगी वो। रीजन? क्योंकि वो जो मिट्टी में आए ना, वो टायर स्लो रेट पे चलना चाहेगा, ये फास्ट रेट पे, तो वो बेंडिंग आएगी। फिर कुछ ऐसा समझ ले, ठीक है। यूट्यूब में देखना, इसके एक्सप्लेनेशन है। अभी मत टाइम वेस्ट करना, अभी जेई पे, इन सब पे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पे आपका ध्यान, ये सब चीजें आप बाद में सोचना। तो वो डिफरेंट वेव फ्रंट हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, उससे एक्सप्लेन करेंगे क्यों बेंड हो गई। ऐसा नहीं होता, वैक्यूम में भी है तो किसी मीडियम में क्यों नहीं होंगी? बोले ऐसे मेरे बैठे बैठे थोड़ा, अगर ऐसा हो, अरे भैया तू उसके पीछे कोई रीजन तो बता। वैक्यूम तब में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, किसी मीडियम में क्यों नहीं होंगी? कोई भी मीडियम किसका बना है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, प्रोटॉन्स नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे नहीं होंगी? उसके बिना कैसे चलेगा? वैक्यूम तक में है, जहां पे कुछ मीडियम नहीं था वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, तो किसी मीडियम में क्यों नहीं होंगी? ओके, सो इसका हम करेंगे डेरिवेशन। पहले तो आपके स्कूल लेवल पे जिस तरह से बेसिक डेरिवेशन है वो बताता हूं, फिर एक एचसी वर्मा बुक में फंडामेंटल है, टाइम मत देखो, बहुत सही चल रहा है, वो मेथड बताता हूं, ठीक है। सो राइट बाय डायमेंशनल मेथड। स्कूल एग्जाम में अगर आया ना डेरिवेशन, प्रूव दैट वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज दिस, तो इसी तरीके से करना, डायमेंशनल मेथड। इसमें हम बोलेंगे स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन पावर ए, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट लेंथ पावर बी। याद आ रहा है जब छोटे बच्चे थे आप लोग पढ़ा करते थे काव्या बेटे, एकदम 11वीं के शुरू शुरू में, है ना। फिर हम कहेंगे दिस स्पीड इज सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है कोई डायमेंशनलेस, ये वो 2π/λ नहीं है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, टेंशन पावर ए मास पर यूनिट लेंथ। फिर दोनों तरफ डायमेंशन रखेंगे, इसका डायमेंशन है एल टी -1, ये टेंशन यानी फोर्स है, तो एम एल टी -2 पावर ए, ये है मास पर यूनिट लेंथ यानी एम एल -1 पावर बी। तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में एल टी -1 सम कांस्टेंट टाइम्स एम पावर ए प्लस बी, एल पावर ए माइनस बी
t पावर -2a आ जाएगा। इधर t पावर -1 है, उधर t पावर -2 है, तो पावर्स कंपेयर करें, -2a इक्वल टू -1, तो a कितना आ गया, हाफ। इधर m पावर a प्लस b है, इधर m पावर 0 है, तो a प्लस b कितना आ गया, 0। सो हाफ प्लस b कितना आ गया, 0। सो b कितना आ गया, दैट्स ऑल। यहां पे a और b की वैल्यू रख देंगे, यही करते हैं ना, ठीक है। ये इसी बहाने आपके फाइनल स्कूल एग्जाम में एक समझो रिवीजन ही हो गया। टेंशन पावर हाफ, म्यू पावर माइनस हाफ, तो v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन दिस, और फिर हम कहते हैं प्रैक्टिकली वी नो दैट कि दिस वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट इज 1, सो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट टी बाय म्यू। ठीक है, इसके बाद लिख देना प्रैक्टिकली वी फाइंड आउट दैट k इज इक्वल टू 1। फाइन, तो ऐसे स्कूल एग्जाम में ऐसे ही करना, एनसीईआरटी बुक में ऐसे ही है। एक और मेथड से मैं कराता हूं, फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल मेथड। ये तो डायमेंशन से कर दिया आपने। क्लियर है विनायक भाई? स्कूल प्रॉपर यूज, गलत बात है। सोच, थोड़ा सोच, क्या बोलना है। आयुष्मान क्लियर है बेटे? पक्का? कल का टेस्ट कैसा गया? इजी था? वेडनेसडे डिस्कस करेंगे पूरा, आप देखो दोबारा चेक करो, वेडनेसडे हम डिस्कस करेंगे उसको। अरे मेरी क्लास कल नहीं होती है, या कल केमिस्ट्री क्लास नहीं है, मैं क्लास ले लेता हूँ सुबह 9 बजे। हाँ टेस्ट है ना, नहीं टेस्ट दो। कल केमिस्ट्री टेस्ट, तुम लोग तो कह रहे हो हमारा टेस्ट है कल, अभी तो बोले टेस्ट है कोई। नाउ राइट, चलो बस ऑल्टरनेट मेथड। ये v इक्वल टू, ये थोड़ा ध्यान से समझना, कल मैं पूछ के बता दूंगा, मतलब 9 बजे टेस्ट होगा तो 9 बजे ही आओगे। v इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू, बता देंगे बेटा। ये v इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू ऑल्टरनेट मेथड से। अभी गौर से सुनो, ये ऐसे वेव को दिखाया हमने, ये y वर्सेस x ग्राफ है किसी भी गिवन टाइम पर, है ना। हम ग्राउंड पे खड़े होके देखेंगे तो हमें ये पीक आगे चलता हुआ दिखाई देगा, बट पीक आगे जाने का मतलब है पार्टिकल आगे नहीं जा रहा, वो पार्टिकल नीचे उतरेगा, ये पार्टिकल ऊपर चढ़ जाएगा। हमें तो ऐसा लगेगा ना ये क्रेस्ट आगे जा रहा है एकदम, आया ना, ये क्रेस्ट आगे चलता। तुम इसको देखो ऐसे, और ऐसे देखो, और हाफ टाइम के बाद देखो, t/2 टाइम के बाद, t/2 टाइम के बाद ये क्रेस्ट तुम्हें यहां दिखाई देगा, और ये क्रेस्ट आगे दिखाई देगा। बेसिकली हुआ क्या है, t/2 टाइम में SHM का एक पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से किधर आ जाता है, नेगेटिव। सो एक्चुअली हुआ क्या है, t/2 टाइम में ये पार्टिकल नीचे आ गया एकदम, ये पार्टिकल ऊपर चला गया। तो ये ग्राफ t/2 टाइम में ऐसे बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये ग्राफ, ऐसे ये ऊपर, तुम्हें लगेगा ये आगे चला गया है पूरा। ठीक, अब let us look at this situation with respect to an observer। ठीक है, ये स्केटिंग कर रहा है और ये भी आगे जा रहा है वेव स्पीड से, इसे क्या दिखेगा भव्या? इसे क्या दिखेगा? इसे बातें नहीं, इसे ये पीक हमेशा अपने सर के ऊपर दिखेगा। ये जो ऐसे पीक है, ये बंदा है, ये पीक आगे जा रहा है, इस बंदे को ये पीक, ये इसको ऐसा लगेगा ये वेव प्रोपगेट ही नहीं कर रही, लेकिन फिर इसे रस्सी पीछे जाते हुए दिखेगी, क्योंकि रस्सी का ये पार्टिकल एक्चुअली नीचे उतर रहा था, ये v स्पीड से आगे जा रहा है, तो इस बंदे को रस्सी का ये पार्टिकल पीछे जाता हुआ दिखा। मतलब इसे पता है क्या दिखाई देगा, इसे पीक नो डाउट अपने सिर के ऊपर हमेशा दिखाई देगा, लेकिन
एक्चुअल में अगर तुम ग्राउंड में खड़े हो तो रस्सी का ये पार्टिकल तुम्हें नीचे आता हुआ दिखाई देगा अपने पास, है ना। मान लो तुम ग्राउंड पे, मान लो इस बंदे को मैं 2 मिनट के लिए रोक दूं, तो इस बंदे को ये रस्सी इस कर्व शेप, इतनी सी कर्व शेप पे मान लो ये फोकस कर रहा है, इतने से कर्व पार्ट पे, इसको इतना सा कर्व पार्ट नीचे आता हुआ दिख रहा होगा अगर ये रेस्ट पे होता तो। लेकिन अब ये v स्पीड से आगे जा रहा है तो इसे ये कर्व पार्ट v स्पीड से पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, हाँ या ना। पीक नहीं जाता पीछे दिखाई देगा, प्लीज नोट इट वेरी केयरफुली। पीक इसको हमेशा अपने ऊपर, ये प्लीज अपनी आंखें बंद करके समझ जाना, विजुअलाइज करो इसको। इस बंदे को ये पीक ऐसे दिखाई देगा, ये बंदा खड़ा हुआ है, मार्कर को आप बंदा समझ लो, ये पीक है, इसे लगेगा ये ऐसे पीछे गया, नया पीक ऊपर आ गया, वो पीछे गया, नया पीक ऊपर आ गया, वो पीछे गया, नया पीक ऊपर आया, वो पीछे, इसे पीक हमेशा अपने ऊपर दिखाई देगा क्योंकि ये दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं ऐसे, बट रस्सी तो आगे नहीं चल रही ना, तो रस्सी इसे पीछे पीछे जाती हुई दिखाई देगी ऐसे, इस तरह से। डांस स्टेप लग रहा था ऐसे, तो ये इस तरह से ऐसे, मैं स्लो मोशन में कर देता हूं नहीं तो बड़ा अजीब लगेगा, ये ऐसे मूव करते हुए पीछे। कैन यू इमेजिन दैट? हाँ बेटा, लेकिन वो तो भाई पीक भी तुम्हें पीछे छूटता हुआ दिखता है ना, यहाँ पे पीक उसको हमेशा ऊपर ही दिख रहा है। कहा तुम पहाड़ों में चले गए, और इसे, ये बंदा है, ये पीक है, ठीक है, ये मोशन इस तरह से ऐसे, ये पीछे जा रहा होगा ऐसे, ये ऐसे पीछे, ये ऐसे पीछे, ये ऐसे पीछे, रस्सी का वो सेगमेंट इसको पीछे जाता दिखेगा, बट पीक हमेशा अपने सिर के ऊपर दिखेगा इस तरह से ऐसे, ये कर्व पार्ट में कर। तो इस बंदे को ये कर्व पार्ट एक सर्कल में घूमता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इस कर्वेचर का, ये जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर, मान लो इस कर्वेचर का कर्वेचर रेडियस है r। कर्वेचर रेडियस तो समझते हो, किसी भी कर्व का कर्वेचर रेडियस। तो इस बंदे को ये कर्व पार्ट ऐसे सर्कल में घूमता हुआ v स्पीड से दिखाई देगा, जिस स्पीड से वो आगे जा रहा है, क्योंकि रस्सी के पार्टिकल की इस वक्त एक्चुअली में स्पीड क्या है? 0। ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है भाई। अरे आगे डिस्टरबेंस आ रही है, पार्टिकल तो रेस्ट पे था वो, तो इसे v स्पीड से सर्कल में घूमता हुआ दिखाई देगा। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अगले साल भी कई जगह आएगा, ठीक है। जैसे ऐसा एक क्वेश्चन, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, ठीक, अगले साल ये क्वेश्चन आएगा, उसमें भी इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करके दिखाऊंगा। ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, ठीक, ये रिंग में ऑलरेडी टेंशन होगा क्योंकि सारे पॉजिटिव 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 एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, ये रिंग भाग जाना चाह रही होगी ऐसे। तो इट्स लाइक रबर बैंड लो तुम, रबर बैंड अपने हाथ में डाल के ऐसे ऐसे स्ट्रेच करो तो रबर बैंड में टेंशन नहीं आएगा, रबर बैंड स्ट्रेच हो रहा है, तो ये रिंग भी जाना चाहती है। अब मैंने सेंटर पे एक और पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के पॉजिटिव को और धक्का मारेगा, तो रिंग में टेंशन और बढ़ेगा, पहले से ही था और बढ़ेगा टेंशन। तो पहले से कितना था वो हम नहीं ढूंढ पाएंगे, वो मुश्किल काम है, बट मेरा सवाल है इस चार्ज को रखने से इस रिंग के अंदर टेंशन में इंक्रीज कितना आया। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भाई एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर करो जो सेंटर पे एंगल बना रहा है डी थीटा, इट इज इनफाइनाइटली स्मॉल। ये क्यू चार्ज ने इसे रिपेल किया होगा ऐसे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन, तो उसे बैलेंस करने के लिए टेंशन बढ़ी होगी। यहां पर भी, यहां पर उस छोटे से टुकड़े पर एक रेडियली आउटवर्ड फोर्स था, यहां पे इस छोटे से टुकड़े पर पक्का कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि इस बंदे को वो टुकड़ा सर्कल में घूमता हुआ दिख रहा है आर रेडियस के, आर रेडियस के सर्कल में ऐसे घूमता हुआ दिख रहा है, पीछे जाता हुआ दिख रहा है वी स्पीड से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई इस पक्ष पर पक्का, एज सीन बाय दिस पर्सन, इस पे पक्का एक रेडियली इनवर्ड फोर्स होना चाहिए डीएफ, एंड दैट डीएफ मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? डीएम वी स्क्वायर बाय आर। हाँ या ना, समझ आ रही है बात? ये बड़ा अच्छा कौन, वहां पे फोर्स आएगा जो एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करेगा, वो मैं +2 में करके दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन। हालांकि मैं इसको अभी भी कर सकता हूं ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर लेके, है ना, ये रिंग में पूरा मास है, सेंटर पे एक मास रख के वी कैन डू द सेम क्वेश्चन, बट वो चलो तभी करेंगे। तो इसका मतलब है इस पार्टिकल पर कोई तो पक्का फोर्स है जो इसको क्या दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले इतनी बात नोट करो, फिर आगे मैं, वो मैथमेटिकल पार्ट है अब बस, बट आप पहले वो मोशन को इमेजिन करो।
ठीक है समग्र बेटे, पहाड़ों पे नहीं जाना, वो तो पीक ही पूरा पीछे जाता दिख रहा है। और तुम्हें कार चला रहे हो, तुम्हें उसका पहाड़ की जो एकदम पीक होता है वो ऐसे ऐसे कर्व में घूमता थोड़ा ना, वो तो पूरा पूरा माउंटेन ही पीछे जाते दिखता है मेरे भाई। यहां पे ऐसा नहीं दिख रहा, यहां पे इस बंदे को ये पूरा माउंटेन अपने सिर के ऊपर हमेशा दिखेगा। इसका पीक मतलब तुम्हें मैं ऐसे समझाऊं तो, कि मान लो तुमने कार रोक दी है, पूरा ऐसे ऐसे माउंटेन का कर्व ऐसे तुम्हारे सामने रेस्ट पर है, बट उस माउंटेन में जितने भी पेड़ लगे हुए हैं ऐसे, वो सारे ऐसे घूमते हुए दिख रहे हैं तुमको, बट माउंटेन अपनी जगह पर है। बट उस माउंटेन के पीक पर जो पेड़ लगे हुए हैं वो समझो ऐसे पीछे जा रहे हैं। मान लो कोई इमेजिनरी मोशन हो रहा है ऐसा, वो मूव करके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पीक है ये तुम्हें हमेशा अपने टॉप पर दिखेगा, बट पीक का वो पार्टिकल तुम्हें पीछे जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, वो पीछे जाएगा, नया पीक ऊपर आ जाएगा, वो पीछे जाएगा, नया पीक ऊपर, वो पीछे जाएगा, नया ऊपर। समझ गए? ओके सिद्धार्थ बेटे। तो अब राइट, with respect to observer moving at wave speed v, with respect to observer moving at wave speed v, there is no wave propagation, there is no wave propagation, he will always observe, he will always observe the peak point above its head, he will always observe the peak point above its head, but the string at that position, string at that position appears to be moving in a circle of radius r, appears to be moving in a circle of radius r. समझ आ रही है बात? मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे ये रिंग है, ये रिंग अगर ऐसे घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो तुम्हें ये पीक पॉइंट v स्पीड से ऐसे पीछे जाता हुआ दिखेगा ना। रिंग तो अपनी जगह पर ही है ना, खाली पीक पॉइंट ऐसे v स्पीड से पीछे जाता दिखेगा, ये जाएगा नया ऊपर आ जाएगा, है ना, फिर नया ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही तुम्हें ये दिख रहा है, ये जाएगा अगला ऊपर आ जाएगा। रियलिटी में क्या हुआ है, ये ऊपर चला गया है, ये बंदा भी उतना ही आगे चला गया है, तो ये बंदा जब हल्का सा आगे जाएगा ये पार्टिकल ऊपर आ जाएगा, तो इसको फिर से पीक ऊपर दिखाई देगा अपने। समझ आ रही है बात? तो अब देखना इधर ध्यान से, अब इसका ये तो था इमेजिनेशन वाला पार्ट इसका, जो आपको आना चाहिए, समझ आपको वो विजुअलाइज होना चाहिए। ठीक, अब जरा इस हिस्से का हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, सिर्फ इस हिस्से का। तो ये हिस्से को मैंने थोड़ा सा ऐसे जूम करके ऐसे दिखा दिया। ये रस्सी का वो एलिमेंट है डीएल लेंथ का, ये आर रेडियस का वो कर्वेचर दिखा दिया, आर रेडियस, जो उस डीएल लेंथ के एलिमेंट का कर्वेचर रेडियस आर था, ये कर्वेचर सेंटर दिखा दिया। ये अपने सेंटर पर ऐसे टोटल एंगल क्या बना रहा था, डी थीटा, तो ये आधा एंगल क्या हो गया, डी थीटा बाय 2, डी थीटा बाय 2। ठीक, इस जगह पर जो बाकी की रस्सी है वो इसे ऐसे टेंशन फोर्स टी देके खींचेगी, और इस तरफ वाली रस्सी ऐसे टेंशन फोर्स टी देके खींचेगी। ठीक, रस्सी सीधी होती है, बीच में छोटा सा टुकड़ा लिया, इधर वाला टुकड़ा अपनी ओर खींचता है, ये याद है सबकी नहीं? मान लो ऐसे ये एक मोटी सी रस्सी है, पतली रस्सी भी हो, मैंने उसका जूम करके व्यू बना दिया। मैंने आपसे कहा इस थ्रू आउट रस्सी में टेंशन टी है। ठीक, थ्रू आउट टेंशन टी क्या मतलब है, हर क्रॉस सेक्शन के मॉलिक्यूल
एडजेसेंट मॉलिक्यूल को टी फोर्स से अपनी तरफ खींचेंगे। तो अब अगर तुमने इतने हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया रस्सी के इस हिस्से का, तो इन मॉलिक्यूल्स को इधर वाले टी से अपनी ओर खींचेंगे, इन मॉलिक्यूल्स को ये इधर से। यहां पे क्योंकि रस्सी ऐसे हल्का सा कर्व हो गई थी, तो इसलिए टेंशन फोर्स को मैंने रस्सी के टेंजेंशियल दिखाया है। अभी गौर से सुनना, जशन इधर ध्यान। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई मैंने, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन। जशन बोल, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? बोलो, हाउ मच विल बी दैट एंगल? ये वाली लाइन और ये टेंशन परपेंडिकुलर है, ये वाली सेंटर लाइन और ये हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर है। अब बोलो, पेन देना बेटे। ये क्या है? ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। मैं इनको परपेंडिकुलर ही रख के मार्कर को अगर डी थीटा बाई 2 घुमाऊंगा तो पेन भी तो डी थीटा बाई 2 घूमेगा यार, दोनों 90 डिग्री पे हैं। तो यहां पे यही सिचुएशन है, ये इस तरह से ऐसे मार्कर आ गया, ये पेन आ गया, ये परपेंडिकुलर है, और अभी भी तो ये परपेंडिकुलर है दोनों, ये वाली लाइन और ये परपेंडिकुलर है। तो ये अगर डी थीटा बाई 2 घुमा तो ये भी तो डी थीटा बाई 2 घुमा, ठीक है। एल्स ऐसे भी देख सकते हो, डी थीटा बाई 2, ये 90, इधर 90 माइनस डी थीटा बाई 2 बनाओगे, आ जाएगा। तो ये एंगल आएगा डी थीटा बाई 2, डी थीटा बाई 2। टी कॉस डी थीटा बाई 2, टी कॉस डी थीटा बाई 2 हो जाएंगे कैंसल, और टी साइन डी थीटा बाई 2, यही कॉन्सेप्ट उस वो जो चार्ज वाला था ना, सेम मैं यूज करूंगा आगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2t साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू dm v स्क्वायर बाय r, डन। इसके बाद बस हल्की सी सॉल्विंग है। ये समझो आप, ये एंगल कैसे आया गौर से देखो, ठीक है। मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, अभी भी कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन, एक रिंग है, ये कड़ा है ऐसे, मैंने इसको टेबल पे रखा और ऐसे घुमा दिया ओमेगा से, तो ये ऐसे टेबल पे पड़ा है, स्मूथ टेबल है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। बताओ इसमें कितना टेंशन आया? सेम मेथड यूज करेंगे। इसका छोटा सा टुकड़ा लोगे, वही 2t साइन डी थीटा बाई 2 को लिख दोगे dm ओमेगा स्क्वायर r। अब तो सचमुच घूम रहा है, यहां पे ये सचमुच नहीं घूम रहा था, बट इस बंदे को तो घूमता दिख रहा है। अरे शूडो फोर्स तो लगाया ही नहीं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, नो नीड ऑफ शूडो फोर्स, ठीक है। कोई शूडो फोर्स की, इनर्शियल फ्रेम है ये, नोट करो बेटा। अथर्व गलत बात है, वीडियो ऑन रहे एंड सोया, बार बार नहीं कहना पड़े मुझे, ध्यान से सुनो ये सब। अगस्त्या समझ आ रहा है बेटे अच्छे से? यस सर। आए क्यों नहीं बेटे, आ जाते। सर मैंने मैसेज लेट देखा था थोड़ा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये किसका मोबाइल है? बाहर से आवाज आ रही है? हो गया ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन ऑफ अल्फा को हम अल्फा लिख देते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2t, इसको लिख देंगे डी थीटा बाई 2, dm को मैं लिख दूंगा म्यू टाइम्स dl। म्यू इज मास ऑफ यूनिट लेंथ, और मान लो इस छोटे से टुकड़े की लेंथ है dl, तो म्यू dl v स्क्वायर बाय r। तो यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गया, dl अपॉन r डी थीटा आ जाएगा। इस छोटे से टुकड़े की लेंथ क्या है, dl अपॉन रेडियस, ये छोटा सा आर्क था ऐसे, लेंथ इसकी क्या थी, dl, कर्वेचर रेडियस इसका क्या था, r, तो ये एंगल क्या था, टी थीटा। सो डी थीटा इज dl बाय r, सो dl बाय r और ये डी थीटा कैंसल, तो टेंशन कितना आ गया, म्यू v स्क्वायर, तो v कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। ये डेरिवेशन है, वो तो एक ही बात हो गई यार। ए को लिखूं बी बाय सी, इक्वल टू बी बाय सी है, तो क्या सर ए सी इक्वल टू बी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अरे दम बेटे शुरू मत हो जाना तुम।
हाँ यार, तेरा पता नहीं है, तू लहरा रहा होगा। मन बड़ा कर रहा होगा तेरा, तूने जो यहाँ किया था नागिन डांस। हाँ, रोहन नहीं है, नहीं तो तू पक्का शुरू करता। नोट करो प्लीज, v इज अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। तरनजोत सिंह समझ आ गई तन्नू? यस सर। ओके बेटे। ओके, नाउ राइट derivation of v equal to n lambda. Derivation of v is equal to n lambda. ये तो 10th 9th में करते थे, v equal to n lambda, है ना? Derivation of v, wave speed is equal to n lambda. कैसे करते थे जीवन 9th क्लास में, बता दो जरा। नहीं, आप कह रहे हो क्रेस्ट से क्रेस्ट ये दूरी कितनी है, लैम्डा। मतलब तुम लोग ना बड़े आराम से कंफ्यूज होते हो। क्वेश्चन था अभी एग्जाम में, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इज 5 मीटर, बच्चे लिखा अच्छा लैम्डा। वो कहाँ लिखा था डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट? क्रेस्ट तो ये भी है, इसके बाद अगला भी आएगा। वहां लिखा था डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इज 5 मीटर। ओके सर, लैम्डा मतलब सोचते ही नहीं हो, वहां लिखना था एन लैम्डा इक्वल टू 5 मीटर। भाई वो क्रेस्ट कोई भी दो हो सकते हैं, लिखे ना कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट है। तो एनीवेज ये लैम्डा आ गया। आगे बोलो। वेव को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी। कैपिटल टी टाइम में बेसिकली क्या होगा, ये पार्टिकल नीचे उतर आएगा, है ना, ये नीचे आके वापस ऊपर आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा लगेगा जैसे ये पीक यहां से यहां पहुंच गया है। तो ये डिस्टेंस हो गई लैम्डा, v हो गई वेव स्पीड, और t हो गया टाइम। ये 9th में आप ऐसे करते थे। आप कहते थे कि एक टाइम पीरियड में, इन वन टाइम पीरियड, जितनी देर में ये पार्टिकल ऊपर से नीचे आके वापस आएगा, उतनी देर में ये वेव कितना आगे चली जाएगी, एक वेवलेंथ के बराबर। सो लैम्डा डिस्टेंस का काम करता था, v वेव स्पीड, t टाइम। यहां से आपने लिखा दिस लैम्डा इज v, और टाइम पीरियड है 1 फ्रीक्वेंसी, तो ये आ जाता था n लैम्डा। अब इसी को थोड़ा, ये तो 9th क्लास वाला, इसको नोट करने का फायदा नहीं है ना, करना है कर लो, कोई इशू नहीं है। बट अभी इसको हम दूसरे तरीके से समझाएंगे। अभी हम क्या बोलेंगे, ये ऐसे वेव प्रोपगेट हो रही है। मान लो इस वेव की इक्वेशन है a sin kx माइनस ओमेगा टी। ठीक, देखो ना एनसीईआरटी बुक बड़ी अच्छी बुक है, बड़ी एक एक लाइन वो इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं ना, अच्छे से अच्छा बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है। उन्होंने मालूम क्या बोला है, y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी एज फेज phi इक्वल टू kx माइनस ओमेगा टी इज कांस्टेंट, सो d phi बाय dt, या चलो ठीक है ऐसे ही, k टाइम्स dx बाय dt माइनस ओमेगा इज 0, d बाई डी टी ऑफ टी तो 1 हो जाएगा। तो यहां से आ गया dx बाय dt इज ओमेगा बाय k, और dx बाय dt वेव स्पीड, दैट इज हाउ मच, ओमेगा बाय k। ओमेगा कितना है 2 पाई n, k कितना है 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई गया, v कितना आ गया। अब बताओ, ऐसे लिखा है, क्या समझ में आया? फेज के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉन्स्टेंट, इसके बाद तो चलो मैथ्स है। इसका क्या मतलब समझ में आया? रक्षिता बताएगी नहीं बताएगी। के एक्स माइनस ओमेगा टी फेज इज कॉन्स्टेंट, ये क्या समझ में आया बताओ? आप देखना बुक में ऐसे है, एज द फेज के एक्स माइनस ओमेगा टी इज कॉन्स्टेंट, सो ऑन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट, आप स्कूल में भी ऐसे ही लिखा होगे, एज द फेज के एक्स माइनस ओमेगा टी इज कॉन्स्टेंट, सो ऑन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आया, लो जी हो गया। ये क्या मतलब है कांस्टेंट, इसका क्या मतलब है? संप्रीत बताओ बेटे, सुंदरिये बताओ, तेरा कौन प्यारा? छोड़ बेटे बता। ये के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉन्स्टेंट, लक्ष्य गवेष्ट, अब बताओ फिर एनसीईआरटी किसके लिए बनी है?
तुम लोग अच्छे बच्चे नहीं बता पा रहे हो। तरनप्रीत बेटा कुछ दिमाग लगाओ। अनुष्का कितनी खुश हो रही है तू बेटे, बता। कोई बात नहीं, खुश होना चाहिए बेटे, अच्छी बात है। बता बच्चे। सिद्धार्थ नोट तो कर ही लो, मैं फिर समझाता हूं। इसलिए ना अच्छे से वो बनाना चाहिए, बेसिक समझाना चाहिए। बताओ ये कहां समझ आ रहा है? फेज के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉन्स्टेंट। आप देखना एनसीईआरटी खोलना। एज द फेज के एक्स माइनस ओमेगा टी इज कॉन्स्टेंट, सो इट्स डिफरेंशिएशन इज 0। अरे नोट तो कर लो, मैं समझा रहा हूं। नोट करो फिर मैं समझाता हूं। कहां? फेज तो सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, फेज तो बदल रहा होता है एक गिवन पार्टिकल का। एक गिवन पार्टिकल का फेज बदल रहा है भाई साहब। एसएचएम में याद करो, तुम ऐसे वो सर्कल से रिप्रेजेंट किया था और वो सर्कल वाला रेडियस वेक्टर ओमेगा से घूम रहा था, और फेज मैंने कहा था एंगल, वो तो लगातार, याद नहीं है? 0 से π/2, π/2 से पाई। फेज तो लगातार टाइम के साथ बढ़ता जा रहा था मेरे भाई, एक गिवन पार्टिकल का। एक्स पोजीशन पे कोई पार्टिकल नहीं आ रहे हैं, एक्स वाला एक्स पर ही है, वो तो अपनी जगह एसएचएम कर रहा है। एक्स वाला तो एक्स पर ही है। रिलेटिव वेलोसिटी कहां निकाली? कुछ नहीं निकाली। चलो मैं बता रहा हूं, समझो। इसका मतलब क्या है समझो। ये के एक्स माइनस ओमेगा टी कहने का, देखो अगर तुम एक गिवन, भवे सुन बेटे, अगर तुम एक गिवन पार्टिकल की बात करोगे तो गिवन पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो उसका फेज लगातार टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। ये कहना चाह रहा है कि पार्टिकल एक्स का फेज टाइम टी पर जो है, एक्स प्लस डी एक्स का टी प्लस डी टी पर वही फेज होगा। समझो बात को। जैसे मान लो ये पीक वाला पार्टिकल है एक्स, इसे एक्स, तुम किसी और को मान लो, जरूरी नहीं है पीक वाला लो, पीक वाला थोड़ा आराम से समझ आता है। ये पार्टिकल एक्स है और ये कर्व है एट टाइम टी। तो इस पार्टिकल का एक्स का टाइम टी पर फेज कितना है? π/2। तो तुम यहां पे के एक्स माइनस ओमेगा टी को क्या लिख दोगे? π/2। एसएचएम करता हुआ पार्टिकल अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आए तो फेज π/2 होता है ना, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, फिर 0 से स्टार्ट कर लो। इन्होंने बोलो नहीं सर 2π से आगे चलेंगे, 2π प्लस π/2, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हल्का सा टाइम बीतेगा dt, तो ये वेव vdt आगे चली जाएगी, हल्का सा ही आगे जाएगी ये वेव, हल्के से टाइम dt में, dt की जगह डेल्टा t लेना है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेव हल्का सा आगे गई। अब x प्लस dx वाला एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया dt टाइम के बाद, तो पार्टिकल x का फेज टाइम t पर जो था, x प्लस dx का t प्लस dt पे वही फेज है। तो आप क्या लिखोगे? k x प्लस dx माइनस ओमेगा t प्लस dt, दैट इज ऑल्सो π/2। टाइम t पे कौन पीक पर है? x, t प्लस dt पर, ये t प्लस dt पर ग्राफ बनाया गया है। t प्लस dt पर कौन पीक पे है? अगला dx डिस्टेंस आगे वाला पार्टिकल। दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि दोनों का फेज सेम है, उसी को शॉर्ट में वैसे लिखा है। तो क्या आ जाएगा? kx माइनस ओमेगा टी इज के एक्स प्लस dx माइनस ओमेगा टी प्लस dt। ये आ जाएगा kx माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू के एक्स प्लस के डी एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा dt। के एक्स ओमेगा टी कैंसल, उसे उधर लाओ। के डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? ओमेगा डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी कितना आ गया? ओमेगा बाय के। ये ऐसे समझा दो तो क्या दिक्कत है, पूरा लिख के बता दो। पार्टिकल x का टाइम t पर जो फेज है, x प्लस डी एक्स का t प्लस डी टी पर वही फेज। ये तो हमने भी सीखा, हमने बोला ना पहले पार्टिकल का जो फेज अभी है, x दूर वाले पार्टिकल का वही फेज x बाय v टाइम के बाद होगा।
वही चीज बोली है इन अ वे, थोड़ा वो वेरिएबल्स को इधर उधर करके। x का फेज t पर, x प्लस डेल्टा x का t प्लस डेल्टा t पर, जहां पे डेल्टा x डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर जाएगी उस डेल्टा t टाइम में। ओके, तो इसको नोट करो और इसको लिख भी लो। पहले पहले वो डायग्राम बनाओ अच्छे से, पहले ये डायग्राम बनाओ, ये वाला डायग्राम, फिर मैं ये लिखवा देता हूं। ये क्लैरिटी रहनी चाहिए बेटे, थॉट्स की बहुत क्लैरिटी। कुछ नहीं है वेव मोशन में, एक्चुअली बहुत सारे पार्टिकल्स एसएचएम करने में लगे हुए हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ना कौन से पार्टिकल को देख रहे हो। एक ही पार्टिकल को देखोगे तो उसका फेज तो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फिर एक्स फिक्स कर दिया तूने, टी बढ़ता जा रहा है तो उसका फेज तो बदलता जा रहा है ना। तरनजोत सिंह किधर ध्यान बेटे, किधर ध्यान है तेरा? पहले डायग्राम बनाते हो अपनी बेटे, फिर मैं बता देता हूं। ठीक है, डायग्राम बनाओ और फिर इसके ऊपर लिखना। और ये जस्ट π/2 मैंने फॉर एग्जांपल लिया है ना, मैंने पीक वाला लिया है, कोई और पार्टिकल लेते ये कुछ और होता, ये भी वही होता फिर। ठीक है, लिख लो फेज ऑफ पार्टिकल x एट टाइम t, phase of particle x at time t will be same as phase of particle x plus dx at time t plus dt. Phase of particle x at time t will be same as phase of particle x plus dx at t plus dt. ठीक है, पार्टिकल x का टाइम t पर, x प्लस dx का t प्लस dt पर फेज विल बी सेम। नाउ राइट पार्टिकल विल, अब बेटे हो गया तो क्या, कोई नहीं है, आप देख लेना एक बारी। नाउ राइट पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी थी, वेव वेलोसिटी कितनी आई n लैम्डा, वेव वेलोसिटी ऑल्सो अंडर रूट टी बाई म्यू, रस्सी वाली वेव के लिए n लैम्डा, प्रोग्रेसिव वेव के लिए हमेशा लिखोगे, लाइट के लिए भी लिखते हो n लैम्डा, साउंड के लिए भी n लैम्डा, रस्सी वाली वेव के लिए भी। वेव स्पीड, वेव स्पीड मतलब पीक कितनी तेजी से आगे जा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं पार्टिकल वेलोसिटी, तो आपको ये तो सर नया नहीं है, पार्टिकल तो एसएचएम कर रहा है, वो उसे डिफरेंट वे में देख रहा है बस, राइट। हेडिंग पार्टिकल वेलोसिटी, तो मान लो वेव की इक्वेशन है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वेव की वेलोसिटी है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, मुझे चाहिए पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी तो भाई बताना पड़ेगा कौन सा पार्टिकल, इतने सारे पार्टिकल है, तो मुझे x को करना पड़ेगा फिक्स। तो x को मैंने फिक्स करके इस इक्वेशन को, अगर मैंने x को फिक्स कर दिया तो मैं एक गिवन पार्टिकल को देख रहा हूं, वो गिवन पार्टिकल अप एंड डाउन एसएचएम कर रहा होगा, अगर ये ट्रांसवर्स वेव है तो। इसको अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का मतलब ही यही है, आप प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करो, खाली मैथमेटिकल सिंबल्स को मत देखो। इसका मतलब ही यही है कि तुमने x को कर दिया है फिक्स, छोटे से टाइम dt में वो पार्टिकल y से y प्लस dy गया, तो dy बाई dt को तो मैं पार्टिकल की वेलोसिटी बोलूंगा ही यार, ये तो काइनेमेटिक्स से पढ़ते आ रहे हो। एक पार्टिकल ओरिजिन से x दूर है, अगले dt टाइम में dx आगे गया तो dx बाई dt उसकी वेलोसिटी नहीं बोलते। ये पार्टिकल y एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा था, अभी ये y पे था, अगले dt टाइम में ये dy ऊपर गया तो dy बाई dt इसकी वेलोसिटी नहीं है। ये तो मैथमेटिकली लिखने का तरीका है जिससे कि सामने वाला समझ जाए कि x फिक्स है। तो अगर तुम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने का मतलब कबीर x इज फिक्स, तो तुमने पार्टिकल फिक्स कर दिया है, तुम खाली अगर मैंने ऐसे लिखा ना dy बाई dt, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी,
dy बाई dt में यार फिर तो x को भी वेरिएबल लेना पड़ेगा, x भी तो अलग अलग पार्टिकल है। डेल y बाई डेल टी, ये कितना आएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका बाहर आएगा, ये तो आएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। बस ये बन गई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, अरे भाई x, तुमने तो x फिक्स किया था, ये उसकी मैक्सिमम स्पीड, ये तो होती है एसएचएम करते हुए पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम कितनी होती है, ओमेगा ए, जनरल पोजीशन पे ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पढ़ो ना बेटा, ठीक है। सो नोट करो, कुछ भी नहीं है, डेल वाई बाय डेल टी विल गिव यू पार्टिकल वेलोसिटी, क्वाइट इजी। समझ आई बात, पढ़ बेटे, बार बार बेटे रिवाइज करो कॉन्सेप्ट्स को। सिचुएशन इज कंप्लीटली इन योर कंट्रोल। अगले साल इस समय फिर एक हो गए, अब तो 10 दिन बचे हैं बस फाइनल एग्जाम को, ठीक है। अपनी बार बेटे एकदम शांत दिमाग, कोई जल्दीबाजी नहीं। पढ़ने बैठते हो उस समय दुनिया भर की जल्दीबाजी होती है तुम लोग को, निपटाओ इसको, निकलो। एकदम रिलैक्स्ड माइंड होके कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो, वही बच्चे फिर आगे जा पाते हैं, ठीक है। So to get particle velocity, we can differentiate this expression of y partially with respect to time. लिख below. To get particle velocity, we can differentiate this expression of y partially with respect to time. ठीक, फिर आता है रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी, यानी यही जो हमने देखा वीपी, एंड वेव वेलोसिटी, ठीक है। सो y को अगर मैंने लिखा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, पार्टिकल वेलोसिटी कितनी आई मेरे पास, डेल वाई बाय डेल टी, दैट इज ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आया। डेल वाई बाय डेल एक्स जरा करो, इसका क्या मतलब है गविश, डेल वाई बाय डेल एक्स मतलब अब हम टाइम कर दे रहे हैं फिक्स, टाइम फिक्स, यानी ये तुम वो y वर्सेस x ग्राफ पे चले गए, y वर्सेस x ग्राफ तो गिवन टाइम पे ही, तो ये तुम्हें क्या देगा, y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप। ये कोई वैल्यू, जैसे ये तो पार्टिकल वेलोसिटी दे रहा है, हालांकि इसको भी तुम कह सकते हो y वर्सेस t ग्राफ का स्लोप फॉर अ गिवन पार्टिकल, इसको तुम y वर्सेस t ग्राफ का स्लोप भी बोल सकते हो फॉर अ गिवन पार्टिकल। ये क्या है, y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप एट अ गिवन टाइम। ग्राफ बनाओगे तो या तो टाइम फिक्स करोगे या x, नहीं तो ग्राफ कैसे बनाओगे भाई, वो जो साइन या कोसाइन कर्व बना रहे हो तुम अब तक, ये तुम्हें पार्टिकल वेलोसिटी दे देता है, ये एज सच कुछ नहीं, बस y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप है ये, ठीक। ये क्या आएगा, माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, हाँ या ना, ये आता है ना, या कुछ इसमें भी गिर पड़ रहे हो, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी कॉस टी, डी बाई डी टी ऑफ साइन के टी के टाइम्स कॉस के टी, मतलब इस t के कोएफिशिएंट को बाहर निकाल लेते हैं हम, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट माइनस के को बाहर कर दिया हमने, ठीक। अब जरा किसी भी एक में से दूसरे को डिवाइड कर दो, दिस अपॉन दिस कर दो, तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा, पार्टिकल वेलोसिटी अपॉन डेल वाई बाय डेल एक्स, ये कॉस कट जाएगा, a और a भी कटेगा, क्या बचेगा, माइनस ओमेगा बाय के, और ओमेगा बाय के क्या है, ओमेगा बाय के क्या है, वेव की वेलोसिटी एन लैम्डा, तो यानी रिलेशन आ गया पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वी डब्ल्यू कर दो, डब्ल्यू से तुम्हें याद रहे वेव वेलोसिटी है ये, क्योंकि अब तक हम सिंपली वी लिखते आ रहे थे, अब दो वेलोसिटी आ गई ना, ठीक है, इनटू डेल वाई बाय डेल एक्स, ये आ गया रिलेशन। पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव, अब इस पे भी बड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, एक वेव प्रोपगेट कर रही है, पार्टिकल की वेलोसिटी वेव वेलोसिटी की 4 गुना है, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो अरे तो भी रहने दो ना, जो ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है मैं क्यों करूं, मेरे को ये डिवाइड करना था, कट रहे थे दोनों, मैं क्यों इसको माइनस को अंदर ले जाके के एक्स माइनस ओमेगा टी करूं,
मुझे डिवाइड करके इसे और इसे कैंसिल करना था, ठीक है। जरूरी थोड़ा ना माइनस बाहर है तो मैं उसको अंदर ही करूं, बाहर ही रहने दो। सो पार्टिकल वेलोसिटी इज नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू डेल वाई बाय डेल एक्स। ठीक, नोट करो इसको अच्छे से। परसों पहले अपना दिमाग लगा लो, 1-2 दिन और रिलैक्स होके सोचो थोड़ा सा उसको। नोट करो अच्छे से। हाँ, तो इनके मैग्नीट्यूड का रिलेशन है बस, है ना। लॉन्गिट्यूडनल में दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा। अब जैसे देखो, मान लो मैंने y वर्सेस x ग्राफ ये बनाया एक गिवन टाइम पर, है ना। वेव राइट को जा रही है। मेरा सवाल था इस पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है। तुमने 2 मेथड बताए थे। रिदम, गलत बात है बेटे ये। तुम यार जो साथ में बैठे बस एंजॉय करते हो। वंश, ध्यान दो इधर। इस पार्टिकल की वेलोसिटी तुमने कहा था वेव राइट को जा रही है, तो ये पार्टिकल और ये y वर्सेस x ग्राफ में ये सब दिमाग लगाना। ये पार्टिकल पीछे वाले पार्टिकल को कॉपी कर रहा है, किधर जा रहा है, ऊपर। यहां तुमने कहा था थोड़ी देर के बाद ग्राफ बना के देख लो। अभी तीसरा तरीका भी, इस जगह पे स्लोप क्या आ रहा है, डेल वाई बाय डेल एक्स, नेगेटिव, है ना। रिलेशन क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी इज नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू डेल वाई बाय डेल एक्स है। वेव किधर जा रही है, राइट। ये है वेव की वेलोसिटी, राइट। डिस्टरबेंस राइट को जा रही है, तो ये VW क्या है, पॉजिटिव। इस पार्टिकल A के लिए, दिस इज फॉर पार्टिकल A, डेल वाई बाय डेल एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव। सो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आ रही है, पॉजिटिव। ठीक, इसको देख लो पार्टिकल B को। फॉर दिस पार्टिकल B, पार्टिकल वेलोसिटी इज नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू डेल वाई बाय डेल एक्स। वेव वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही है, वेव तो राइट को जा रही है, वो तो कोई भी पार्टिकल लो। यहाँ पे स्लोप डेल वाई बाय डेल एक्स क्या है, पॉजिटिव है। ऐसे आ रहा है ना टेंजेंट, एक्यूट एंगल। सो डेल वाई बाय डेल एक्स भी क्या है, प्लस 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 माइनस, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या आ गई, नेगेटिव, यानी ये नीचे उतर रहा है। हालांकि वो ज्यादा आसान है, हमें पता है, बट कई बार क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर देंगे कि आपको ऐसे ही सोचना पड़े। ठीक है, नोट करो इसको दोनों। अथर्व बेटा वीडियो कैमरा ऑन करके बैठो। नक्श समझ में आ रहा है सब, कल पूछूंगा मैं तुम लोगों से। नक्श रिस्पॉन्ड करो। ठीक है जतिन, सब रिवाइज करना, कल पूछूंगा बेटे मैं। और मॉड्यूल में से भी क्वेश्चन भी देता हूँ 10-15, वो भी करोगे। मॉड्यूल मिल गया था ना सबको कल, जो कल एब्सेंट थे टेस्ट में ले लेना। संप्रीत आए थे बेटे कल, तुम कल से ही लोडी बना रहे हो। जो एब्सेंट थे मॉड्यूल अभी लेके जाना, उसमें से होमवर्क मैं दूंगा अभी। नोट करो, फॉर ए फॉर बी अच्छे से नोट करो, दिमाग में उतारो बात को। हटा दूं, नाउ राइट, superposition of two waves, superposition of two waves propagating in the same direction। हो जाएगा, बहुत पेजेस है।
सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स propagating in the same direction. ठीक है, पहले इसको समझने के लिए एसएचएम के सुपरपोजिशन में चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है मेरे पास। ठीक, ये ब्लॉक पे मैंने पहले कोई एक फोर्स F1 लगाया था, रीस्टोरिंग फोर्स F1। पहले एसएचएम में चलते हैं, वेव्स में भी तो पार्टिकल एसएचएम ही कर रहे हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट है, बड़े आराम से समझो। ये ब्लॉक पे पहले मैंने कोई एक रीस्टोरिंग फोर्स F1 लगाया था, तो ये एसएचएम करने लग गया क्योंकि ये रीस्टोरिंग टाइप का फोर्स था, प्रोपोर्शनल टू x था। तो अगर सिर्फ ये फोर्स लगा रहा हूं इस पार्टिकल पे, तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था a साइन ओमेगा टी, ऐसे। ठीक, ये मीन पोजीशन थी y इक्वल टू 0, ये ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहा था वर्टिकल। ये फोर्स हटा के मैंने कोई दूसरा फोर्स लगाया F2 वेक्टर, सिर्फ ये फोर्स लगाया, तो ये पार्टिकल का एसएचएम है a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। ये मतलब दोनों फोर्सेस की वजह से ये पार्टिकल की एसएचएम की फ्रीक्वेंसी एक ही थी। ओमेगा देखो दोनों जगह मैंने सेम लिया है, बट उस फोर्स की वजह से एम्पलीट्यूड A2 था, इसकी वजह से A1, और फेज फर्क है। इस केस में जनरल टाइम t पे फेज क्या है, ओमेगा टी, उसमें क्या है, ओमेगा टी प्लस 5/3। नाउ अगर मैंने दोनों फोर्स इकट्ठा लगा दिए होते एक साथ, दोनों फोर्स एक साथ, अब इस पार्टिकल का मोशन कैसे होता? तो ये सुपरपोजिशन का, यही सुपरपोजिशन है। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट को एक से ज्यादा फोर्सेस एसएचएम कराना चाह रहे हैं, ठीक है, वो वेव में भी यही चीज होगी, सेम मैं समझाऊंगा। तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि अब इस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी टाइम t पर, नेट डिस्प्लेसमेंट, इट इज द वेक्टोरियल रिजल्टेंट ऑफ y1 प्लस y2, ये होगा। मतलब किसी भी जनरल, मतलब बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप समझना, सिर्फ F1 लगाता, सिर्फ फोर्स F1 लगाता, तो जनरल टाइम t पे इस पार्टिकल को मान लो 3 मिलीमीटर ऊपर होना था। सिर्फ F2 फोर्स लगाता तो इस पार्टिकल को किसी भी जनरल टाइम पे 5 मिलीमीटर ऊपर होना था। अभी अगर दोनों फोर्सेस लगे हुए थे एकदम सेम वे में, बस अब दोनों इकट्ठा आ गए थे, तो अब इस पार्टिकल का उसी जनरल टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट होगा 8 mm। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि वेक्टोरियल रिजल्टेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स इंडिविजुअल फोर्सेस, वेक्टोरियल रिजल्टेंट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। मान लो किसी टाइम पे पहले फोर्स की वजह से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होना था 4 mm नीचे, दूसरे का होना था 6 mm ऊपर, तो अब होगा नेट 2 mm ऊपर। एम्पलीट्यूड पे ये काम मत कर देना, ये काम मैं ये नहीं कह रहा पहले की वजह से एम्पलीट्यूड A1, दूसरे की वजह से A2, तो नेट A1 प्लस A2, ये मैंने कभी नहीं बोला। मैं क्या कह रहा हूं, क्या चीज को वेक्टोरियली जोड़ोगे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को इन्हें वेक्टोरियली जोड़ोगे। हो सकता है इसका एम्पलीट्यूड था 10 mm, इसका एम्पलीट्यूड था 15, अब नेट एम्पलीट्यूड 25 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिस वक्त ये वाला पार्टिकल इस सिर्फ ये मोशन होता, तो ये पार्टिकल जिस समय 10 mm पे होता, उस समय हो सकता है ये पार्टिकल चाह रहा हो कि तू भाई 4 mm ऊपर हो, तो उस समय ये 14 mm ऊपर होगा। तो प्लीज डू नॉट ऐड एम्पलीट्यूड्स। दो एसएचएम हो रहे थे, ब्लॉक एक ही था, पहले एक फोर्स लगाया तो एसएचएम कर रहा था, फोर्स हटाया, दूसरा फोर्स लगाया, तो ये एसएचएम डिफरेंट एम्पलीट्यूड से डिफरेंट फेज पे, बट फ्रीक्वेंसी सेम ले रहा हूं मैं। फ्रीक्वेंसी भी अलग हो सकती है, वो भी अलग हो सकती है, बट फिलहाल मैं सेम ले रहा हूं। दोनों फोर्सेस इकट्ठा लगा दिए, तो अब इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पे इज द वेक्टोरियल रिजल्टेंट। हमारे इस एग्जांपल में हम डायरेक्ट जोड़ेंगे क्योंकि दोनों की वजह से डिस्प्लेसमेंट इधर, कल को ऐसे भी हो सकता है, अपने सिलेबस में है नहीं वो वैसे, कि एक फोर्स की वजह से ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहा था, एक की वजह से एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो अब मैंने अगर दोनों फोर्स लगा दिए
तो इसका एसएचएम बड़ा अजीब हो जाएगा। हो सकता है सर्कल में घूम जाए, हो सकता है ये इलिप्स में घूम जाए, हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन में आ जाए, एनीथिंग इज पॉसिबल। सर्कल या इलिप्स में भी घूम सकता है, ठीक है। तो लेकिन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, मतलब मान लो वही हुआ, एक फोर्स की वजह से ये किसी टाइम पे 4 mm ऊपर होना चाहता था, दूसरे फोर्स की वजह से 3 mm इधर, तो अब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा 3i कैप प्लस 4j कैप। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और ये बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह, कई जगहों पर हम यूज करते हैं। प्लस ग्रेविटेशन में हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। +2 में फिर यूज करेंगे। यहां पे एक चार्ज पड़ा है, उस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 यूनिट, ठीक है। एक दूसरा चार्ज पड़ा है, उसकी वजह से यहां पे फील्ड है 6 यूनिट। पहला चार्ज हटा लूं, दूसरे की फील्ड 6 रहेगी, दूसरा हटा लूं, पहले की फील्ड 10 रहेगी, दोनों आ गए। अब उस जगह पे नेट फील्ड वो 10 और 6 का वेक्टोरियल रिजल्टेंट होगा। वहां भी तो तुम सुपरपोजिशन ही लगा रहे हो, समझ रहे हो। तो एक एसएचएम की वजह से पार्टिकल का किसी भी टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, आई एम रिपीटिंग, नॉट एम्पलीट्यूड। दूसरे एसएचएम की वजह से पार्टिकल का जो जनरल टाइम पे डिस्प्लेसमेंट है, अभी दोनों फोर्सेस एक साथ आ गए, अब इस पार्टिकल का जनरल टाइम पे डिस्प्लेसमेंट होगा उन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टोरियल रिजल्टेंट। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। इसको पहले नोट करो, हेडिंग लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बस 5 मिनट और, फिर इसको कल या परसों कंटिन्यू करेंगे हम। Right? If y1 is the displacement of particle, if y1 is the displacement of particle, Anantveer, at any general time t, due to first SHM, मतलब आपने सिर्फ एक ही फोर्स F1 लगाया हुआ था, ठीक, वो उसको SHM करवा रहा था, एंड y2 is the displacement of the same particle at same time t due to second SHM, then net displacement y, वेक्टर कर दो, net displacement y bar due to both SHM together, due to both SHM together is y vector equal to y1 vector plus y2 vector. Y vector equals y1 vector plus y2 vector. और आगे लिख लो ब्रैकेट में, रिमेंबर दैट वी शुड नॉट ऐड एम्पलीट्यूड्स डायरेक्टली। क्या चीज हम डायरेक्टली जोड़ेंगे? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट्स एंड नॉट द एम्पलीट्यूड्स। रिमेंबर दैट वी शुड नॉट ऐड एम्पलीट्यूड्स डायरेक्टली। हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट्स को डायरेक्ट ऐड करेंगे। अब देखना ध्यान से,
ये A1, ये एंगल ओमेगा टी, ये मैंने बनाया A1 रेडियस का सर्कल। क्या है ये? सर्कल में घूमते हुए पार्टिकल की शैडो SHM दिखाती है ना। ये मैंने A1 रेडियस का सर्कल बनाया, ये एंगल इस वक्त रेफरेंस से कितना दिखाया? ओमेगा टी। तो ये मुझे क्या देगा? ये डॉटेड लाइन क्या बताएगी? डिस्प्लेसमेंट। इमेजिन तुम यहां से लाइट गिराओ, तो सामने दीवार पे शैडो इतनी दूर होगी ना, हाँ या ना? वो दीवार नहीं दिखा रहा मैं दीवार के बजाय यहीं पे डिस्प्लेसमेंट दिखा देता हूं A1। टाइम बीतेगा, क्या होगा? ये वेक्टर ओमेगा की एंगुलर स्पीड से घूमेगा, ये वेक्टर ओमेगा की एंगुलर स्पीड से घूमते घूमते यहां पहुंचेगा, तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा। समझ आ रही है बात की नहीं? ये पहले पार्टिकल का हमने दिखा दिया, इसे कहते हैं फेजर डायग्राम भी। फेजर डायग्राम कुछ भी नहीं है, SHM करते हुए पार्टिकल को सर्कल की शैडो की तरह जो दिखाते थे, तो वही जो सर्कल बना रहे हो दैट इज फेजर। ये +2 में फिर आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट्स में फेजर, क्योंकि वहां पर ये करंट इस ट्यूबलाइट की वोल्टेज SHM कर रहे होते हैं, दे आर इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये फेजर आया। ये एरो की लेंथ क्या बता रही है? एम्पलीट्यूड। इस एरो का यहां से एंगल क्या बता रहा है? फेज। ये y कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रही है बात? दूसरा आ जाओ, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 मान लो बड़ा था, वो ओमेगा टी से कितने एंगल पर है? π/3 एंगल पर। सो इसको चलो मैं जनरल फाई ले लेता हूं। तो दूसरा मैंने बनाया ऐसे, ये एम्पलीट्यूड A2, ये बीच का एंगल कितना? फाई दिखाया। ये एक सर्कल बनाएंगे ऐसे, ये दूसरे वाले SHM का करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन मैंने दिखा दिया, दूसरे वाले SHM का, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम लिया है मैंने। तनवीर इधर ध्यान देना, खून ठीक है तेरे बेटे, बाद में देखना। दोनों का ओमेगा सेम है, तो ये दोनों रोटेटिंग वेक्टर्स, फेजर मतलब शॉर्ट में रोटेटिंग वेक्टर्स, नथिंग ग्रेट। तो ये दोनों वेक्टर्स छोटे बड़े हैं, एक A1 है एक A2 है, इनके बीच का एंगल सेम रहेगा, ये ऐसे घूमेंगे। ये इसीलिए मैंने ओमेगा सेम लिया। सी ओमेगा सेम नहीं होगा, बड़े पंगे आएंगे। मान लो इसका ओमेगा तेज हुआ तो ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे आ जाएगा उसके पास, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस वेरिएबल होगा। फिर अभी फेज डिफरेंस कुछ था, अभी 0 हो जाएगा फेज डिफरेंस। अगर ओमेगा सेम है तो दोनों SHM के बीच का फेज डिफरेंस सेम रहेगा। बड़े गौर से समझो, ये चैप्टर ना बड़ा प्यारा चैप्टर है, और जो लॉजिक सोच के करते हैं ना वो समझ लेते हैं, और लॉजिक तो लगाना है, सबने समझना है। कुछ भी नहीं कर रहे, SHM करते हुए पार्टिकल को सर्कुलर मोशन की शैडो के फॉर्म में ही तो देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट क्या दे देगा मुझे? ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब अगर ये दोनों मोशन एक साथ आ गए, दोनों मोशन एक साथ, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कौन सी चीज जुड़ेगी? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। यानी अब जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डॉटेड लाइन और इस डॉटेड लाइन का सम, एम्पलीट्यूड्स का सम नहीं, इसका सम और इस वेक्टर का सम। समझ आ रही है बात? ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो A1 और A2 हैं इनको दो वेक्टर्स मानते हुए, ठीक है, इधर ध्यान दे बेटे अनंतवीर, इनको वेक्टर्स मानते हुए इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। ये पैरेललोग्राम लॉ लगाने जा रहा हूं मैं। A2 से A1 के पैरेलल ऐसे मैंने लाइन बनाई है, ये ऐसे, और यहां A1 से A2 के पैरेलल मैंने ऐसे लाइन। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करना बहुत सुंदर सा अपनी बुक में, मेरे में लग नहीं रहा, थोड़ा उस जगह नहीं है वहां तक। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ। अब रिजल्टेंट SHM, गीतांश ध्यान दे इधर बेटे, जागता रहे, सो गया तू गीतांश। जब ये दोनों SHM एक साथ आएंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस A1 एंड A2। ये आएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये दिस इज ए रिजल्टेंट। इस पे भी आप एक ऐसे सर्कल बना लेना, इस तरह से ऐसे सर्कल। मतलब अब ये दोनों SHM अगर एक साथ आ गए
तो अब उस पार्टिकल का किसी भी टाइम पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो उस रेड वाले एरो का y कोऑर्डिनेट, और तुम चेक करके देख लेना इस रेड वाले एरो का y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट और इसके y कोऑर्डिनेट का सम बनेगा, पक्का पक्का बनेगा 100%। तुम करके देखना अपने आप। So instantaneous displacements can be added directly, but amplitude is added by phasor method. Amplitudes को वेक्टर्स की तरह ट्रीट करो और फिर वेक्टोरियल रिजल्टेंट कितना आएगा एम्पलीट्यूड अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो ये फेजर मेथड कहता है इन SHM के एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर्स की तरह दिखाओ और जो वेक्टोरियल रिजल्टेंट आएगा दैट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब ये तीन वेक्टर हैं, तीनों सेम ओमेगा से घूमेंगे, तीनों सेम ओमेगा से। अब अगर ये दोनों SHM मिल गए तो वो जो पार्टिकल है वो अब वो A1 और A2 का रिजल्टेंट AR के एम्पलीट्यूड से SHM करेगा, है ना, और उसका फेज क्या होगा ओमेगा टी प्लस रेड वाले का यहां से मान लो एंगल थीटा है तो ओमेगा टी प्लस थीटा। वो थीटा निकालना भी पैरेललोग्राम लॉ में हमें पता है, अगर दो वेक्टर्स हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल भी तो निकालना आता है हमें, वो tan थीटा इज a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi। ठीक है, उस तरह से नोट करो इसको, ये फाई की जगह थीटा ही कर दो ऐसे, क्योंकि पैरेललोग्राम में हम ये थीटा ही लेते थे ना, तो फॉर्मूला वही याद रहेगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। व्हाट इज थीटा हियर? दो SHMs के बीच का फेज डिफरेंस। ठीक है, ये मत कहना सर a1 और a2 दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, डायग्राम में देखने में ऐसा ही लग रहा है कि दो वेक्टर्स है a1 a2 उनके बीच का एंगल थीटा है और उनका रिजल्टेंट है AR। ये बहुत यूजफुल है फेजर डायग्राम। ठीक है, मान लो मैथ्स में मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं 10 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वहां भी अपना साइन ए प्लस बी फॉर्मूले लगा के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इसको नोट करो। फेजर डायग्राम, हेडिंग लिख लेना फेजर डायग्राम। कल को ना हम जैसे प्रमेयर बेटे जैसे एक एसी बैटरी लगाएंगे, एसी बैटरी के साथ, एसी बैटरी मतलब घर की कोई भी बैटरी, रजिस्टर और कैपेसिटर, कैपेसिटर तो पता है, जोड़ेंगे, उसमें हमें ये फेजर मेथड चाहिए होगा डील करने के लिए। ठीक है, वो सीखेंगे। फिलहाल इतना याद होना चाहिए अगली क्लास तक। आप एक काम करो, मैं होमवर्क नहीं देता अभी क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, वह होमवर्क नहीं है इसका मतलब नहीं कि मौज करो, आप एंजॉय करो शाम को 2-3 घंटे, अच्छी बात है, बट इसको कम से कम ये जो 2 लेक्चर है, सुन ले मेरी बात पैकिंग पहले, ये 2 लेक्चर को आप परसों आपकी और शाम वाले बैच की जो कल शाम को क्लास है उससे पहले कम से कम 2-3 घंटे का टाइम दो, थॉरो रीड करो बड़े आराम से और इमेजिन करो उन चीजों को, वो SHM करती हुई फिजिकल क्वांटिटीज। बैटरी में, अरे ये प्लग में लगाएगा तो एसी है, तो एसी भी तो बैटरी होती है, एसी बैटरी, एसी बैटरी नहीं बोलेंगे, एसी सोर्स बोल ले। ओके बेटे।